तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। आप में से कई लोग तो ऑब्वियस पारुल मैम के थ्रू ज्वाइन कर रहे हो, कुछ लोग हैं जो मुझे पहले से जानते हैं। मेरा नाम है गौरव टंडन। ओके, एंड मैं जुडिशरी क्लासेस करवाता हूँ। तो ये सेशन जो रखा गया है, ये सेशन रखा गया है जो आने वाला आरजेस इंटरव्यू है, आरजेस 2025 का जो इंटरव्यू है उसको लेकर बात करने के लिए। मेन फोकस तो उसी पर है, बट उसी के अलावा जुडिशरी को लेकर, क्योंकि ऑब्वियस आपको पारुल मैम ही गाइड करेंगी, जुडिशरी को लेकर क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड भी कर सकते हो, या फिर कुछ चीज़ें जो आपके लिए एक वेस्टेज ऑफ टाइम हो सकती हैं जिनको आप बाद के लिए भी रख सकते हो, जिसको हम डूज एंड डोंट्स में बोल सकते हैं। क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। तो डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं पारुल मैम से। पारुल मैम आप कंटिन्यू कर दीजिए कि आप थोड़ा सा पहले स्टूडेंट को अगर हो पाए तो रिलेटिंग टू जुडिशरी, रिलेटिंग टू जुडिशरी की स्ट्रेटजी जो आपने फॉलो की, एंड जो आपको लगता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए स्पेसिफिकली फॉर राजस्थान जुडिशरी, क्योंकि राजस्थान जुडिशरी का आप भी जानते हैं पैटर्न काफ़ी अलग है। तो अगर आप थोड़ा सा बता दें तो। हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? एक बार हैंड रेज कर दीजिए, सबको प्रॉपर आवाज आ रही है? ठीक है। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर गौरव सर, आपने मुझे आज मौका दिया। आज मैं इतने सालों की मेहनत के बाद आज मैं इंटरव्यू के लिए आप लोगों को गाइड कर रही हूँ। वैसे तो मैं करती रही हूँ, लेकिन आज जो थोड़ा सा मतलब मेरा ड्रीम था जिसको मैंने बीच में एकदम से ड्रॉप कर ही दिया था। लेकिन देखो क्या रहता है, हार्ड वर्क के, यदि आप हार्ड वर्क करते हो तो आपको कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट मिलता ही है। देखिए, मैं आपको थोड़ा धीरे बताती जाती हूँ। पहला तो हमारा स्टेज यही है कि आरजेएस का प्रिपरेशन, बस उसके लिए मैं 5 से 10 मिनट ही लूंगी कि प्री कैसे लिखना है, मेंस कैसे लिखना है। फिर मैं आपका जो अपना मेन फोकस है कि इंटरव्यू को कैसे अपन को हैंडल करना है, वो चीज मैं आपको बता दूंगी। देखिए, आपको ये स्क्रीन दिख ही रही होगी प्रॉपर। या सत्य। ओके। देखिए, सबसे पहले तो हल्का हल्का आरजेएस के बारे में बता देती हूँ। देखिए, आरजेएस आप सभी को पता है क्या चीज है। प्री, मेंस, इंटरव्यू, ये 3 स्टेजेस रहती है। सब लोगों के मन में यही डाउट है कि पहले प्री की प्रिपरेशन करें कि मेंस के प्रिपरेशन करें कि फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तीनों की प्रिपरेशन आपको एक साथ करनी पड़ती करेंगे है। आज। ठीक है, आप ये सोचेंगे, जैसे अभी हम 2025 का ही देखें कि हम सोचते हैं कि पहले हम प्री पढ़ लें फिर मेंस का हम जजमेंट राइटिंग एकदम से सीख लेंगे, तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं होता। अपन को ऐसा लगता है कि हम 1-1.5 साल में इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन हमें टाइम लगता है 1.5 साल से ज्यादा, 2 साल तो मैक्सिमम हमें यही समझने में लग जाते हैं कि जजमेंट राइटिंग किस तरीके से लिखनी है ना। और हमें मेंस में आंसर राइटिंग कैसे लिखनी है। मेंस में यदि हम पेपर लिख रहे हैं तो आप सभी को पता है 22 से 23 क्वेश्चंस आते हैं। तो इन पेपर का जो स्ट्रेस है उसको कैसे एग्जाम में हॉल में कैसे हमको इसको, मतलब हमें इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है कि हम एग्जाम में 22 से 23 क्वेश्चन भी लिख दें, हमारा पेपर भी नहीं छूटे और हमारी जजमेंट राइटिंग में भी अच्छे मार्क्स आए। तो ये सारी चीजें आप एकदम से, ऐसा नहीं कि प्री क्लियर कर लेंगे फिर हम मेंस पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। हमें ये जो प्रिपरेशन है प्री, मेंस और इंटरव्यू की एक साथ ही करनी होती है। ठीक है, सबसे पहले जो प्री रहता है उसमें हमें क्या ध्यान रखना है। बेसिकली फॉर राजस्थान जुडिशरी, देखो जो पैटर्न रहा है, मतलब मैं भी प्रिपरेशन कर रही थी 5-6 साल से, तो जो पैटर्न रहा है आपका फुल्ली बेयर एक्ट, मतलब यदि आप प्री क्लियर करना चाहते हैं तो आपका बेयर एक्ट पे फुल्ली फोकस रहना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि चलो हमने ये प्रोविजन छोड़ दिया, अभी हम देख सकते हैं सेक्शन 1 से भी मतलब क्वेश्चंस आते हैं, लास्ट वाले सेक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं, इसमें ऐसा नहीं रहता प्री में कि ये कुछ इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको फुल्ली बेयर एक्ट पे पूरा पूरा फोकस रखना पड़ेगा। आप किसी प्रोविजन को इग्नोर करके नहीं चल सकते। ठीक है, तो प्री की यही स्ट्रेटेजी है। यदि आपको आरजेएस प्री क्लियर करना है तो आपको बेरेक टिप्स पे लर्न रहने चाहिए। कैसे लर्न रहने चाहिए? टिप्स पे लर्न रहने चाहिए, अदरवाइज तो प्री क्लियर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब
अब देखो और क्या चीजें रहती है, थोड़ा सा आपको डेफिनेशंस, और आजकल किसमें से क्वेश्चंस आने लग गए, आपके इलस्ट्रेशंस में से भी क्वेश्चंस आने लग गए, तो थोड़ा सा इलस्ट्रेशन, डेफिनेशन, इन सब चीजों पे ध्यान रखना है। अब दूसरा हम जाते हैं मेंस पे। किस पे जाते हैं? मेंस पे। देखो क्या होता है, एकदम से हमने प्री क्लियर किया तो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस तो किसी भी हालत में नहीं होना है कि हमने प्री क्लियर कर लिया, हम डायरेक्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो मेंस में हमें रिवाइज ही करना है। थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है। प्री में आपको पूरा डायरेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब क्वेश्चंस ऑलरेडी पता है, मतलब ऑलमोस्ट 90% तो क्वेश्चन पता ही रहते हैं कि मेंस में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपको एक सीरीज, मतलब एक बुक आती है, पूरी मेंस की बुक आती है जो मैंने रेफर करी थी, सिंगल करके बुक आती है। इसके अलावा परीक्षा मंथन, क्लासेस से ठीक है। परीक्षा मंथन क्यों कर सकते हैं? परीक्षा मंथन आपको जैसे जो भी अपने केस लॉज है, क्योंकि बेयरएक्ट है और प्लस केस लॉज है, आपको यदि मेंस में अच्छे मार्क्स चाहिए तो हर इंसान बेयरएक्ट लिख रहा है, मतलब हमें, मैं तो इतनी बार 400 से 500 बार मैं बेयरएक्ट पढ़ चुकी हूँ, तो मुझे बेयरएक्ट का ये भी पता है कि इस पन्ने पे क्या लिखा हुआ है, इस पन्ने पे क्या ऐसे मेरे जैसे काफी स्टूडेंट है। आपको अलग क्या बनाएगा, आपको अलग बनाएंगे केस लॉज, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स की, आप किस तरीके से उस आंसर को प्रेजेंट करते हैं। दूसरा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, दूसरा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, मान लीजिए 22 क्वेश्चन, कैसे होता है पैटर्न आप सभी को पता होगा। फर्स्ट आपका सिविल का पेपर होता है, जितना मुझे याद आ रहा है, फिर हिंदी का पेपर होता है, फिर क्रिमिनल का पेपर होता है, और फिर इंग्लिश का पेपर होता है, और ये 2 दिन में पेपर होता है, ठीक है। आप लोगों ने जो भी, मतलब जो जिन्होंने मेंस क्लियर किया है, नहीं किया है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है और जो मतलब एग्जाम देने अभी तक बैठे नहीं है मेंस का, उसमें मैं बता देती हूँ, स्ट्रेस इतना ज्यादा रहता है एग्जाम हॉल में, हमें समझ में ही नहीं आता कि हम कैसे उस स्ट्रेस को झेले, ठीक है। तो उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर हो जाओ, पहले से डर लो, 1 1.5 महीने 2 महीने पहले से डर लो कि हमें पता है कि एग्जाम में स्ट्रेस होने वाला है। लेकिन आपको इसके लिए क्या करना है, जैसे 23 क्वेश्चन है, तो 23 क्वेश्चन में यदि पहले 10 क्वेश्चन 3 मार्क्स के आने हैं, बाकी के शायद 7 या 8 क्वेश्चन 4 मार्क्स के आने हैं, 6 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आने हैं, और जजमेंट राइटिंग के 2 क्वेश्चन आने, इसके लिए टाइम पहले से ही प्रिपेयर कर लो कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो 10 नंबर के हैं उन्हें हमें 30 से 33 मिनट में कंप्लीट करना है। ये जो 7 क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के, उनको हमें कितने देर में कंप्लीट करना है। ये 6 नंबर के क्वेश्चन है, उनको हमें कितनी देर में कंप्लीट करना है, और जजमेंट राइटिंग को हमें कितना टाइम देना है। बहुत सारे बच्चे, मतलब मुझे नहीं पता, ये मेरी स्ट्रेटेजी है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जजमेंट राइटिंग के लिए 1 घंटा रख लेते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। क्या होता है जजमेंट राइटिंग में, यदि आप मार्क्स देखेंगे तो मैक्सिमम मार्क्स, मतलब ठीक है, यदि आप बहुत ज्यादा अच्छा लिख रहे हैं तो 6.5 नंबर 7 नंबर, जितना मैंने देखा है मैक्सिमम मार्क्स, जैसे मेरे को एक बार 7.5 भी मिल गए थे, लेकिन मोस्टली मार्क्स इतने ही मिलेंगे, 6 मिलेंगे, 7 मिलेंगे, 5 मिलेंगे, मतलब 80% बच्चों के मार्क्स आपको 5 से कम, 5 यही दिखेंगे, और 20% बच्चों के मार्क्स आपको 7, 7.5, 20 में बहुत ज्यादा बोल रही हूँ। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि 1 घंटा ही आपने जजमेंट राइटिंग के लिए दे दिया। आपके जो मैक्सिमम टाइम होना चाहिए जजमेंट राइटिंग का, वो 40 to 45 मिनट्स या 45 to 50 मिनट्स, ये मेरी स्ट्रेटेजी है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप पूरे पेपर को कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, हिंदी इंग्लिश के लिए 30 40 टॉपिक आप पहले से लिख लो, सेम टॉपिक, सेम फॉर हिंदी सेम फॉर इंग्लिश, और इन पे आप क्या करो, इन पे फोकस करो, और बार बार पढ़ोगे तो यदि कुछ नया भी आ जाता है तो हमारा माइंड, जब हम 30 40 टॉपिक को याद कर लेते हैं तो इतना डेवलप हो जाता है कि कोई नया टॉपिक भी आएगा तो हम आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत मेंस का यही था, और कुछ मेंस में अब हम जो मेन चीज के लिए मीटिंग है वो है इंटरव्यू प्रिपरेशन। यदि किसी के क्वेश्चन है प्री मेन से रिलेटेड, वो एक बार मुझे बता दीजिए, फिर मैं इंटरव्यू प्रिपरेशन, क्योंकि जो मेन है वो फोकस हमारा इंटरव्यू प्रिपरेशन है। किसी का है क्वेश्चन, कोई भी बताइए, एंड्रेस कर दीजिए। बताइए दिव्या। मैम इंग्लिश और हिंदी के तो ऐसे टॉपिक आएंगे, उससे रिलेटेड थोड़ा सा आप अगर बेसिक बता दें। देखिए मैंने काफी मतलब टॉपिक लिख रखे हैं, मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप पे, सर को शेयर कर दूंगी, और सर के पास भी काफी टॉपिक होंगे। मतलब कुछ आप राजस्थान का दे रहे हैं तो राजस्थान से रिलेटेड 10 टॉपिक लिख लीजिए, बाकी 10 टॉपिक जो करंट अफेयर है उनसे रिलेटेड लिख लीजिए, और 10 तो रेगुलर जो भी आते रहते हैं, जैसे अपना PIL हो गया, और ये सब चीजें आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। ये टॉपिक्स मैं आपको बता दूंगी, ठीक है दिव्या। अब देखिए इंटरव्यू प्रिपरेशन, मेरी बात समझिए, आपको
जो इंटरव्यूअर है, मतलब जो भी आपके एग्जाम कंडक्ट करने वाला है, वो जज कर चुका है मेंस एग्जामिनेशन में कि हमें पूरा बेयर एक्ट रटा हुआ है, ठीक है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने देख लिया कि भाई आपने बेयर एक्ट रटा हुआ है, तभी आप मेंस क्लियर करके आए हैं। इंटरव्यू थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और ये इंटरव्यू आप जैसे आपकी आगे एग्जाम की डेट आ गई 16 दिसंबर, ठीक है, आपके पास में अभी 27 से 28 दिन है, काफी टाइम दिया है उन्होंने, काफी टाइम। पिछली बार तो शायद 20 या 15-20 दिन ही दिए थे, ठीक है, काफी अच्छा टाइम है। और ये इंटरव्यू आप 15-20 दिन 25 दिन, ये वो चीज नहीं है कि 25 दिन में हम हमारी पर्सनैलिटी को सुधार लेंगे। ये इंटरव्यू जो होता है ये आपका जन्म से ही है कि भाई आपने जैसे बर्थ लिया, आप जैसे स्कूल में गए, आप जैसे जैसे कॉलेज में गए, जैसे आपने लोगों से इंटरेक्शन किया ना, ये इंटरव्यू आपका मतलब ऐसा परिचय देता है। आप एकदम से जा रहे हो, मान लीजिए जैसे मैं एक हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हूँ, ठीक है, अब मैं वहां पे मैं सोच रही हूँ कि नहीं मैं हर आंसर इंग्लिश में दूंगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी मिस्टेक तो यही होती है, हम मतलब काफी बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, हम इंग्लिश में आंसर दें, हम हिंदी में आंसर दें। हिंदी इंग्लिश से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल हिंदी इंग्लिश ऐसे मिक्स करके कि थोड़ा मतलब बोल लो, थोड़ा हिंदी में बोल लो, थोड़ा इंग्लिश में बोल लो। जो चीज बोलने में नहीं आ रही है, इंग्लिश बोलने में नहीं आ रही, लेकिन आप जबरदस्ती ट्राई कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो आप हिंदी में आंसर दो, आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो आप इंग्लिश में आंसर दो। यदि वो क्वेश्चन इंग्लिश में भी पूछ रहे हैं आपसे, तो आप सब मतलब ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में जवाब देना है, आपको हिंदी आती है, अच्छे से समझा पा रहे हो आप उसको, उनको हिंदी में, तो आप हिंदी में जवाब दे सकते हैं। तो पहला अपने माइंड से ये चीज हटा दीजिए कि हिंदी में इंटरव्यू लेंगे, इंग्लिश में इंटरव्यू लेंगे, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आपको आंसर उसी लैंग्वेज में देना है, ठीक है। बिल्कुल बाहर से स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू पहले दे चुके होंगे, और जिन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया मैं उनके लिए भी बता देती हूँ। बाहर आपको बिठाते हैं, ठीक है, जैसे इस बार तो बहुत कम लोग हैं, 135 है, ठीक है, तो जल्दी जल्दी इंटरव्यू कंडक्ट कर लेंगे। क्या होता है, मान लीजिए आप खुद सोचो, आप मुझसे पहली बार इंटरेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उन लोगों के लिए भी आप पहले मतलब ऐसे ही है कि आप पहली बार जा रहे हो, तो आपका चलना, आपका बैठना, आपका बोलना, आपकी स्माइल, आपके शूज, आपके कपड़े, ये सब मैटर करता है, ठीक है, सब मैटर करता है आपका। आप ये सोचोगे कि मेरे शूज में पॉलिश नहीं है, तो ये गलत है, ये खुद ही गलत इंटरेक्शन है। ऐसा इंटरव्यू में जैसे मैं कोई लड़का देखने भी जा रही हूँ, तो मैं पर्सनली बता रही हूँ, मैं उसके नेल्स और मैं उसके शूज जरूर चेक करूंगी कि ठीक है यार अच्छे लग रहे हैं क्या, ये सब इसने मतलब थोड़ा सा हाइजीन का ध्यान रखा है क्या। तो ये चीज कोई इंसान आपसे पहली बार मिल रहा है तो थोड़ा बहुत नोटिस करता ही है, ठीक है। तो आप आपकी ड्रेस पूरी अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लो कि भाई मुझे ये ड्रेस पहननी है, और 2-3 आप मॉक इंटरव्यू भी दो। मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि नहीं दो, घर पे बैठे बैठे ऐसे चेयर पे बैठे बैठे आप प्रिपेयर करो, ऐसा नहीं है। जो आपकी ड्रेस है उसको आपको पहन के पहले प्रॉपर देखना है कि मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा कोट किस स्टाइल का है, ठीक है, मेरी सैंडल, जैसे गर्ल्स में जैसे सैंडल है, नए नए सैंडल खरीद के लेकर जाएंगे, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी सैंडल साफ होनी चाहिए, ऐसे नहीं है नया ही बिल्कुल ब्रांडेड, भाई टिक 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 की आवाज नहीं कर रहे, क्योंकि वो इतना शांत माहौल होता है, और वहां पे आपके सैंडल ने टिक टिक की आवाज भी करी ना, तो वो भी गलत इंप्रेशन दे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका ड्रेसिंग सेंस, मतलब क्या आप ड्रेस पहन रहे हो, आपके शूज, आपके सैंडल्स, ये बहुत मैटर करते हैं। तो सबसे पहला फोकस आपको इस पे देना है। डन, तो ये हो गया, ठीक है। जो भी इंटरव्यू कॉल लेटर में लिखा रहेगा, नहीं तो मैं मेरा इंटरव्यू कॉल लेटर का नीचे का जो भी है उसमें वो भेज दूंगी कि क्या क्या चीजें चाहिए होती है, ठीक है। तो उसमें ड्रेस में लिखा रहता है कि क्या क्या आप पहन सकते हो। डन, तो सबसे पहले ड्रेस। दूसरा, अभी आपके पास में कितने दिन है, मैं मानती हूँ 1 महीना है, मैं बार बार ये नहीं बोलूंगी 28-29 दिन है। जो भी आपके आसपास की निगेटिविटी है उस चीज से दूर हो जाओ। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान मुझे मेरा माइंड पीस को खराब कर रहा है, उस चीज से दूर हो जाओ, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। अब तो बच्चों जैसे मैं यदि पास नहीं होती, ठीक है, तो मैंने एक टाइम पे तो मैंने सोच लिया था कि क्या यार मेरा सपना ही रह गया, अब मैं पास नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि मेरा 3 इयर्स का बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, मैं कब 3 साल की प्रैक्टिस करूंगी, कब मैं आरजेस दूंगी। ये आपके पास में बहुत बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस मौके को आपको नहीं गंवाना है। यदि आप इंटरव्यू में आए हो, मतलब इंटरव्यू कॉल लेटर आपके पास आया है, तो बहुत प्राउड की बात है, आप इतने सारे बच्चों को छोड़ के आए हो पीछे। ये चीजें बार बार नहीं आएगी, ठीक है। तो जो भी आसपास की निगेटिविटी है उससे दूर रहना है। कोई भी इंसान आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये निगेटिव है, तो मुझे उससे दूर रहना है, ठीक है, क्योंकि वो मेंटल पीस खराब करता है आपका। दूसरा, ये तो चलो ये निगेटिविटी ये 30 दिन की है,
जिस दिन आपका इंटरव्यू उससे एक दिन पहले भी, ऐसा नहीं है जैसे मैंने बहुत गलती करी है, मैं सोचती मैं रात को 2-2 3-3 बजे तक पढ़ रही हूँ चाहे इंटरव्यू है, ठीक है, ऐसा नहीं है, जो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आराम से मंदिर जाओ, जैसे आपको जोधपुर जाना होगा इंटरव्यू से पहले, तो हम तो एक दिन पहले ही चले गए थे, ठीक है, क्योंकि आपको उस माहौल में ढलना जरूरी है। जो लोग जोधपुर से नहीं है, ठीक है, जो लोग बाहर से है, आउटसाइड राजस्थान से हैं, तो मैं तो यही कहूंगी आराम से 1 दिन 2 दिन आराम से जोधपुर जाओ, आराम से उधर की चीजों को देखो, उस माहौल में ढलो, ठीक है, और अगेन निगेटिविटी से दूर रहो। तो आपको मतलब जितना पॉजिटिव रहोगे उतना ही उन लोगों के सामने आप पॉजिटिव दिखोगे, ठीक है। अगेन आप उन लोगों के सामने बैठे हो तो आपको पॉजिटिव वाइब्स देनी है। यदि आपके सामने मान लीजिए कोई इंसान आ रहा है और नेगेटिव वाइब्स दे रहा है तो कितना बुरा लगेगा। तो वहां पे 3 हाई कोर्ट के जज बैठते हैं, ठीक है, तो आपको अंदर जाके एकदम से बहुत खुश पॉजिटिव, ये चीज कोई नहीं सिखाता मूक इंटरव्यू में। हम तो इतने सारे मूक इंटरव्यू दे चुके, कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है, आपको ये बताएगा ये पढ़ो वो पढ़ो ये पढ़ो ऐसे करो, ठीक है, लेकिन आपकी स्माइल, फेक स्माइल नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्स दो। कोई इंसान यदि आपसे पहली बार मिल रहा है तो उसको लगना चाहिए कि हाँ ये जज बनने की लायक है, ठीक है। दूसरा, आपको नेगेटिव वाइब्स से दूर रहना है। तीसरा, अब मान लीजिए आप लोग जो भी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आप ये सोचो कि क्या आज मैं आपसे पूछूं कि आप जज क्यों बनना चाहते हैं, तो क्या आप आज उसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो आपको यदि वो पूछ ले कि आप जज क्यों बनना चाहते हो, आपका आंसर प्रिपेयर रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? आपका ये आंसर प्रिपेयर रहना चाहिए कि आप जज क्यों बनना चाहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, मान लीजिए जैसे मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, ठीक है, फर्स्ट टाइम जब मैंने इंटरव्यू दिया तो उन्होंने मुझसे पूछा आप सीएस है, आप बहुत अच्छा अर्न करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं, तो आप इस फील्ड में क्यों जाना चाहते हैं। 2021 की बात है, मुझे तो, मैं बिल्कुल बोलना ही नहीं जानती थी। मेरा पुराना इंटरव्यू देखोगे आप लोग हंसोगे कि कैसे बोल रही है। मुझे नहीं पता था कि कैसे अच्छे से इंटरव्यू दे, मैं उसका आंसर नहीं दे पाई, ठीक है। क्यों नहीं दे पाई? क्योंकि मैंने उस आंसर को रटा था कि मैं सीएस हूं तो मैं जज क्यों बनना चाहती हूँ। मुझे, आप यदि कोई चीज आपको रोक रही है बोलने से, उस चीज को हटा दो। फिर नेक्स्ट टाइम जब मैंने इंटरव्यू दिया मैंने सीएस भरा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है वहां पे यदि सीएस दिखेगा तो वो मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आप सीएस हो, क्यों आप इस लाइन में आए, ये सारा चीज। यदि आप भर रहे हो, मतलब वहां पे एक फॉर्म भरा जाता है, यदि आप बाहर, मतलब इंटरव्यू के जो रूम है उसके बाहर में आपको एक फॉर्म देंगे, उसमें लिखेंगे कि आपका क्या प्रोफेशन है, क्या कर रहे हो, क्या, सब चीजें लिखना होता है, ठीक है। तो आप सीएस के बारे में, मतलब जो भी आपका प्रोफेशन है, यदि आप उसके बारे में खुलकर बोल सकते हो तो लिखो, अदरवाइज मैं यही सजेशन दूंगी कि उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लास्ट टाइम इंटरव्यू में मेरे 14 मार्क्स थे, इस बार मेरे 25 या 26 मार्क्स है, मुझे जितना याद आ रहा है। तो ये डिफरेंस क्यों आया? लास्ट टाइम जब मैंने इंटरव्यू दिया मुझे बोलना ही नहीं आता था, सच बता रही हूँ। उन्होंने मुझसे जितने क्वेश्चन पूछे मैं एक क्वेश्चन का आंसर देकर आई थी, ठीक है, कि टेंडर ऑफ पार्डन का क्या रिजल्ट रहता है। बाकी मुझे कुछ आंसर देना ही नहीं आ रहा था। लेकिन जब ये जो इंटरव्यू था, जो लास्ट टाइम वाला, उसमें उन्होंने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन, मेरा इंटरव्यू आधे घंटे चला। जब 14 नंबर मुझे मिले लास्ट इंटरव्यू में, तब मेरा इंटरव्यू 5 से 7 मिनट चला, ठीक है। तो क्यों आप अपना इंटरव्यू खुद आगे बढ़ाते हो? ऐसा नहीं है कि आपसे क्या पूछा, आप अपना इंटरव्यू खुद आगे प्रोसेस करते हो कि 25 नंबर दिए हैं तो उन्होंने मुझे वहां पे 30 से 35 मिनट बिठाया है। तो आप सोचो कि यदि आपको ज्यादा टाइम देना है, आपको अपनी कॉन्वर्सेशन स्किल्स पे ध्यान देना पड़ेगा। आपको वहां पे कि क्या चीज, ऐसा है जैसे मान लीजिए उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा, एकदम से अब्रप्टली आंसर नहीं देना है, आराम से 1 से 1.5 सेकंड रुको। यदि आपको आता है उस आंसर को, ऐसे नहीं कि कुछ भी पूछ लिया उन्होंने कि एंटिसिपेटरी बेल कौन दे सकता है, तो आप बहुत खुश हो गए, ठीक है, कि हाँ ऐसे कोर्ट ऑफ सेशन दे सकती है, हाई कोर्ट दे सकता है, इन चीजों में। तो आपको एकदम से जल्दी से नहीं बोलना है, ठीक है। तो ये चीज गलत इंप्रेशन देती, थोड़ा सा रुको और फिर आंसर दो, ठीक है। दूसरी चीज आप देखो, ये तो अंदर, मतलब मैं बाहर से ही प्रोसेस बताती हूँ। बाहर आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, बाहर आपको थोड़ा सा टाइम बिठाते हैं। फिर क्या होता है, ये 3 ऐसे बने रहते हैं, 3 लोग इंटरव्यू देने जाते हैं और 3 बाहर बैठे रहते हैं स्टूडेंट्स, जिनका नेक्स्ट इंटरव्यू है, ठीक है। ये टाइम तो फिर भी ठीक है जो बच्चे अंदर हैं, लेकिन जो बच्चे बाहर बैठे हैं उनके दिलों में जो धक धक होती है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, आपको ऐसा लगता है कि मुझे अंदर जाना है और धक 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 धक,
धक 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 हो रही है, बस आराम से भगवान का नाम लो या जिसको भी आप मानते हो उसका नाम लो, आप डरो मत, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ डर गए ना, ये जो बाहर चेयर पे बिठा रखा है, यहाँ डर गए ना, तो आप अंदर गेट में एंटर होने पे धक धक हो जाएगी, आप कंफर्टेबल नहीं हो पाओगे, ठीक है। मैंने मेरे साथ क्या था, जब मेरा ये वाला इंटरव्यू था, मैं कुर्सी पे बैठ गई और मुझे बहुत ज्यादा तेज डर लगा, बहुत ज्यादा तेज डर लगा। मैं सोची कि पता नहीं अंदर क्या हो, जैसे कोई मुझे मारने वाला, लिटरली ऐसा डर लग रहा था मुझे। इस इंटरव्यू के टाइम में मैं कुर्सी पे बैठी नहीं, बाहर वाली कुर्सी पे मैं खड़ी रही, क्योंकि मुझे पिछली बार का एक्सपीरियंस था कि मुझे बैठने में डर लग रहा है। मैं खड़ी रही, वो गार्ड से बातें करती रही, जो बाहर जो रहते हैं गार्ड्स वगैरह, उनसे मैं बातें करती रही। तो मेरा इंटरव्यू अच्छा गया, काफी सही गया था इंटरव्यू। तो आपको ये जो कुर्सी है ना, वो इस कुर्सी से ज्यादा भयंकर है। जो बाहर बैठने वाली कुर्सी होती है, उस कुर्सी पे आपको डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना। तो यहाँ पे आप खुश रहोगे तो आप अंदर ऑटोमेटिकली खुश रहोगे। तीसरा, चौथा पॉइंट, अगेन वो लोग आपको ये जज नहीं कर रहे हैं कि पारुल ने सही आंसर दिया और दिव्या ने गलत आंसर दिया। वो आपका कॉन्फिडेंस चेक कर, क्या चेक करें, वो आपका कॉन्फिडेंस चेक कर रहे हैं। जितना भी उनको नॉलेज को चेक करना था वो मेंस में वो चेक कर चुके। यदि आपको आंसर नहीं आता है, सर ये ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, आपको आंसर नहीं आता है, 2 सेकंड सोचो, नहीं आ रहा, 3 सेकंड सोचो, नहीं आ रहा, सॉरी बोल दो, ठीक है। लेकिन मैं सोच रहा हूं, मैं बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। डन, एक बार हैंड रेज करो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे बच्चे इग्नोर कर जाते हैं। दूसरी बात, ऊपर देखकर, आपका इंटरव्यू सामने इंटरव्यूअर ले रहे हैं, ऊपर देखकर, लाइट्स को देखकर, वहां पे बहुत झंडे रहते हैं और मतलब बहुत अच्छा से ऐसे डर लगता है, वैसे अंदर वहां पे झंडे वंडे लगे रहेंगे, ठीक है, वो इतने बड़े बड़े जज रहते हैं वहां पे, तो हमको डर लगता है। सामने बहुत अच्छी नजर से, एक होती है ना, अच्छी नजर से देखो उनको, ऊपर देखकर जवाब नहीं देना है। वो क्वेश्चन पूछ रहा है, आपकी ट्यूबलाइट क्वेश्चन नहीं पूछ रही, आपका पंखा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, झंडा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, सामने बिल्कुल आपको सामने, जैसे 3 इंटरव्यूअर बैठे हैं, तो उनको भी देखो, उनको भी देखो, उनको भी देखो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया कि इनको भी देखना है, इनको भी देखना है, इनको भी देखना है। नेचुरली ऐसा नहीं होना है कि ना मैम ने बोला था तीनों को देखना है, आपको नेचुरली ऑब्जर्व करना है, नेचुरली उनको सुनना, मतलब बिल्कुल आपकी आईज नेचुरली इधर उधर जानी चाहिए, ऊपर नहीं देखना है। ये आप सब मॉक इंटरव्यू में सीख जाओगे, यदि आप मॉक इंटरव्यूज दोगे तो वहां आप ये सब चीजें सीख जाओगे कि क्योंकि मैं भी दे चुकी हूँ, तो मैं ऐसे ऐसे करके आंसर देती, जबकि मुझे आंसर आते हैं। जैसे मुझसे क्वेश्चन पूछा था, ये जो अपने भारत के डाइंग डिक्लेरेशन है और इंग्लिश डाइंग डिक्लेरेशन है, उसमें क्या डिफरेंस है, मैं बहुत खुश हुई कि चलो मुझे क्वेश्चन का आंसर आता है। मैं ऊपर देख करके आंसर दिया, ऐसा आंसर आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। सामने वाले ने क्वेश्चन पूछा तो आपको सामने ही देखना है, ठीक है। अब मैम 35 बेयर एक्ट्स हैं, 35 तो हो ही गए होंगे, 30 से 35 मैंने भी पढ़े, मैंने प्री दिया है अभी आरजेएस का प्री 2025 का, ठीक है। तो मैंने पूरा पढ़ा है, ऐसा नहीं कि मैंने मतलब ये हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ये कोर्ट फीस एक्ट, मैंने A to Z चीजें पढ़ी, सर के क्लासेस ले लेके ही पढ़ी है, पार्टनरशिप एक्ट, ये सब चीजें पढ़ी। तो मैम ये 30 से 35 बेयर एक्ट है, हम इनको क्या करें, रटें क्या, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मेन क्वेश्चंस वो पूछेंगे आपको मैं बता देती हूँ, CPC, BNS, BNSS, ठीक है, और हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, TPA, कॉन्स्टिट्यूशन, थोड़ा बहुत, मतलब जो मेजर सब्जेक्ट जो 5 हैं वो, उसके अलावा TPA, कॉन्ट्रैक्ट, उसके अलावा हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। बाकी ऊपर से ना ही आपको कोई सेक्शन याद करना है, ठीक है, सेक्शन नंबर, ऐसा नहीं है कि सेक्शन नंबर याद करने में लग रहे हैं कि आपसे ऐसे पूछा कि इसका ये सेक्शन था आईपीसी का, इसका बीएनएस का, इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं कि आईपीसी का तो ये सेक्शन था, बीएनएस में इस सेक्शन के तहत ये सेक्शन ये बोलना चाहता है, ऐसा कुछ भी नहीं आपको बोलना है। सिंपल जवाब दो कि सर ये सेक्शन है, ठीक है, इसका ये प्रोविजन है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है उनके सामने, वो आप ओवर कॉन्फिडेंस दिखाओ तो वो मतलब चीजें गर्त में ही जाएगी। ये आपने थोड़ा सा भी ओवर कॉन्फिडेंस दिखा दिया कि सर मुझे तो आईपीसी का भी आता है, मुझे बीएनएस का भी आता है, ज्यादा से ज्यादा वो आपसे क्या पूछ सकता है कि आईपीसी में जो पुराना लॉ है और जो बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, आए हैं जो अच्छे चेंजेस आए हैं, ठीक है।
ये पूछ सकता है सीआरपीसी बीएनएसएस में क्या क्या अच्छे चेंजेस आए हैं, ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस में क्या क्या चीजें चेंज हुई है। तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। और अगेन सारे बेयरएक्ट्स पूरा बेयरएक्ट रटने की जरूरत नहीं है। पिछले साल 2 महीने से भी ज्यादा का टाइम दिया गया था इंटरव्यू में, बैठ के बेयरएक्ट रट रहे हैं, बोलना आ नहीं रहा है उनको लेकिन रट रहे हैं, ठीक है, कोई फर्क कोई मतलब नहीं। अब वहां पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा लगता है, ऐसे पूछेंगे वो आपसे, ठीक है। देख लेना, पूछ लेना आसपास के बच्चों से कि बहुत सारे बच्चों ने यदि इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं बोला है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम नहीं बोला, तो ही बोलना है आपको कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम या इंडियन एविडेंस एक्ट। क्योंकि यदि 135 बच्चे हैं तो 100 बच्चे यही बोलेंगे आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो वो यही बोलेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ऑफकोर्स सेक्शंस कम है, ठीक है, आप अच्छे सब्जेक्ट बोलो ना, आपने पढ़ा तो सब है, आपने बीएनएसएस भी पढ़ा है, आपने सीपीसी भी पढ़ा है, तो अच्छे अच्छे सब्जेक्ट बोल दो, सीपीसी अच्छा लगता है, बीएनएसएस अच्छा लगता है, ठीक है, आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो। अब वो क्या है, वो लोग हाई कोर्ट के जजेस हैं, वहां पे हाई कोर्ट में बहुत सारे मैटर किस चीज के डील होते हैं, बेल के डील होते हैं, अपील के डील होते हैं, क्योंकि वो यूज्ड हुए उन क्वेश्चंस के। तो बेल अपील का चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से रट के जाना है, रटना ही है, मैं तो ये बोल रही हूँ, समझ तो चुके हो, अब रट लो, ठीक है, कि बेल सस्पेंड कब हो सकती है, क्या नॉन अवेलेबल ऑफ, वो ऐसे मतलब मैं अगेन बोल रही हूँ, यदि आप इंटरव्यू दे रहे हो आपको आता सब है लेकिन आपको लिखना आता है। एकदम से क्वेश्चन पूछेंगे, अच्छा नॉन अवेलेबल ऑफेंस में भी बेल मिल सकती है क्या, तो उसका नाम नॉन अवेलेबल है, मतलब एकदम से आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, आपको आंसर देना आना चाहिए, ठीक है। तो ये बेल हुआ, अपील हुआ, सीपीसी में भी अपील हुआ, ये सारे ऐसे पूरा डायरेक्ट रटना नहीं है, अगेन थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लो, ठीक है, ऊपर ऊपर से देख लो, ऐसा नहीं है बिल्कुल आप मेंस के जैसे प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट, यदि आप, मैं तो अगेन कहूंगी कि मॉक इंटरव्यूज देना है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन है, मतलब प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है, वो सब आपको दे देंगे, ठीक है। और मैं बताती हूँ अब राजस्थान, आप कहाँ का एग्जाम दे रहे हो, राजस्थान जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हो, तो राजस्थान का कल्चर, ठीक है, राजस्थान की जातियां जनजाति, मेरे से 2021 का क्वेश्चन है, राजस्थान की जाति जनजातियों के नाम, मुझे नहीं पता था उस टाइम पे, अब तो मैं काफी प्रिपेयर किया इस इंटरव्यू के लिए, काफी प्रिपेयर किया था हम लोगों ने, उस टाइम पे नहीं पता था। अब क्या होता है, जो फर्स्ट जिसका फर्स्ट इंटरव्यू है वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता, मैं भी थी, मैं सोची थी कि मेरा मेंस अच्छा गया है, मैं 100% पास होंगी, हो गई थी मैं पास, वो बात अलग है, ठीक है, बनी नहीं थी लेकिन पास हो गई थी। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, आपको राजस्थान का पूरा जो भी कल्चरल चीजें, आप जिस सिटी से हैं, ठीक है, जिस सिटी से, मान लीजिए आपका स्टेट अलग है, तो आपका स्टेट के बारे में भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, सिटी के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी, वो 2-3 क्वेश्चन मैं आपको बाद में बता दूंगी कौन कौन से क्वेश्चन, लेकिन राजस्थान के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। अगेन बी सिंपल, कुछ ऊपरी दिखावा नहीं, बिल्कुल सिंपल। यदि आप, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बाल बांध के जाने हैं, बाल आपको चोटी बना के जानी है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, लेकिन ऐसे नहीं बाल खुले हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे लहरा रहे स्ट्रेट करके जाओ। मैं तो जैसे ये सब चीजें, जैसे मैं एक JKLS के स्टूडेंट हूँ, बहुत अच्छे, पता नहीं लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, वो हमको जिंदगी का ज्ञान होता है ना भाई। जैसे आप किसी, मान लीजिए कि खुद की शादी है और आप फेशियल करवा के जाओगे, चाहे लड़का हो लड़की हो, आप फेशियल करवाओ, ठीक है, वो आपको मतलब चेहरे में निखार देता है, ऑफकोर्स आपको खुद अच्छा लगेगा। यदि आप तीसरे दिन, आप मतलब आप मान लीजिए 2 दिन पहले आपने फेशियल करा है, तीसरे दिन आप ऑटोमेटिकली चमके, ठीक है। मैं तो चाहूँ क्लीन अप करवा के जाओ, फेशियल करवा के जाओ, आपके बाल यदि आपको लग रहा है कि स्ट्रेट में अच्छी चोटी अच्छे दिखते हो, आप स्ट्रेट करके जाओ, ठीक है। मैंने मेरे माइंड में सोचा था कि मुझे बीच की मांग निकाल के इस बार मैं जाऊंगी इंटरव्यू, आप देखना मेरी फोटोज में मैंने, और ये सब चीजें मैनिफेस्टेशन है। आप यदि जज बनना चाहते हैं, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मेरी लाइफ में अभी तक जितने भी मैंने सपने देखे, जैसे मैं जैसे मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, वैसे नहीं बोलूंगी कि जैसे मेरे लिए कार खरीदना एक सपना था, लेकिन आपको सपने को पहले सोचना पड़ेगा, यदि आप उसको मतलब आप अपने लाइफ में उस चीज को लाना चाहते हो। ये जज, जब मैं JKLS की क्लास में बैठती थी तो मैंने मेरी साड़ी, मुझे नहीं पता था व्हाइट कलर की साड़ी पहन के जाना होता है, मुझे तो बस मेरी फ्रेंड ने बोला चल चल ठीक है अपन जज बनेंगे, अपन CS तो है, LLB अपन ने कर रखा है, अपन जज बनेंगे।
लेकिन वहां पे क्या होते थे, जो मतलब जो जज बन चुके थे, जिनका क्लियर हो चुका था, वो लोग बच्चे आते थे, तो उनको सामने देख देख के मैं मैनिफेस्ट करती थी कि यार मैं भी आऊंगी, मैं भी ऐसे बोलूंगी बच्चों को, मैं भी बताऊंगी कि किस चीज पे आपको ज्यादा फोकस करना है, किस चीज पे कम फोकस। मैंने अपनी साड़ी तक डिसाइड कर ली थी कि मैं उस दिन ऐसी साड़ी पहन के जाऊंगी, ऐसी मैं लगूंगी। तो हर चीज मैनिफेस्ट कर लो, ठीक है। जो हो सकता है, भगवान को कोई मानता हो, भगवान को कोई नहीं मानता हो, और हमेशा जो चीज आपको मिली है उसके लिए ग्रेटफुल रहो। जैसे मैं मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने कितनी मेहनत करी, लेकिन मैं जब मेरा इस बार इंटरव्यू में नहीं हुआ, आप नहीं मानोगे, मैंने उसी दिन मेरी बुक लॉन्च कर दी थी। मैं उस दिन बिल्कुल दुखी नहीं हुई थी, बिल्कुल सैड नहीं हुई थी। मुझे लगा जैसे मेरा इनोवेटिव जुडिशरी जो पेज है, मुझे वो भी आरजेस नहीं दिया है, मैंने पढ़ाई करी तभी तो मैंने उस पेज को रन किया है। तो हमेशा लोगों के, जो भी आपके लिए अच्छा कर रहा है उसके लिए ग्रेटफुल रहो। आप लोगों की ब्लेसिंग्स लेना स्टार्ट करो, ठीक है। कोई, मैं अगेन बोलती हूँ, बुरा बोल रहा है तो उसके लिए बुरा मत करो, लोगों की ब्लेसिंग्स लेना स्टार्ट करो। यूनिवर्स में ये सब चीजें लगती है। यदि आप किसी से कोई गलत बोल रहा है, ठीक है, उसके साथ में आपको अच्छा ही कर रहा है। अगेन पॉजिटिव पॉजिटिव, हर चीज, जितने भी टाइम आपके पास में है, हर पॉजिटिविटी को ले लो, हर हर चीज की जो नेगेटिविटी है उसको दूर करो, जो इंसान नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाने का ट्राई करो, ठीक है। बेसिक्स आपको पढ़ना है, ऑनेस्ट रहना है वहां पे बिल्कुल भी फेकनेस नहीं चलती है, वहां पे बिल्कुल ऑनेस्ट रहो, ठीक है। और जो उस दिन का न्यूज़पेपर पढ़ना है, जिस दिन आपका इंटरव्यू है उसके 2 दिन पहले का भी पढ़ो, मतलब आपको जो जो करंट में चल रहा है उस चीज का नॉलेज होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है बहुत सारी बुक लेकर बैठने की जरूरत नहीं है, लोगों से इंटरेक्ट करना ट्राई करो, मतलब लोगों से इंटरेक्ट करो, कि कोई भी इंसान है उसको सुनाओ, कि आपसे पूछा गया कि आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दो, तो उसको बोलो कि देखो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। कोई भी आपके घर वालों से रोज बात करो, ठीक है। कुछ कुछ होता है, लोग अपने आप को बहुत संकुचित कर लेते हैं, मैं भी ऐसी ही थी 2021-22 में। मैं लोगों से बात नहीं करती थी, लेकिन ये मेरी पर्सनैलिटी में कैसे सुधार आया, मैंने लोगों से बात करना स्टार्ट किया, मैंने क्लासेस लेना स्टार्ट करी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं आज भी, मैं बताऊंगी, उन बहुत ज्यादा ज्ञान है, मैं तो बहुत कम समझती हूँ अपने आप को, बहुत ऐसा समझती हूँ कि मैं 9, जैसे कोई इंसान 100% है तो मैं उसका 2% हिस्सा हूँ, ठीक है। मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है, मुझे प्रैक्टिकल तो बिल्कुल ही नॉलेज नहीं, कभी कोर्ट नहीं गई हूं मैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो आपसे ऊपर है उससे सीखो, ठीक है, उससे सीखो। और जो इंसान गलत कर रहा है उससे भी सीखो, उससे भी सीखो कि भाई ये गलत कर रहा है, मुझे ऐसी गलती नहीं करनी है। अब ऐसा नहीं कि सामने इंसान को आप देख रहे हो कि वो गलत कर रहा है, ठीक है, मैं क्योंकि इंटरव्यू में ये सब चीजें गलती कर चुकी, तो आप मुझसे सीख रहे हो कि वो गलत कर रहा है, हमें इस गलती को दोहराना नहीं है, हमें उसको सही करके, मतलब उस चीज को ध्यान रखना है कि यार इस इंसान ने गलत किया था, मुझे ये गलती नहीं करना। अब मैं आपको किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, अदरवाइज मैं क्वेश्चंस बता देती हूँ कि आपको क्या क्या थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है मेरी इंटरव्यू का एक अलग रजिस्टर बनाना है। जैसे आप मेंस का अलग रजिस्टर बनाते हो, प्री का अलग, तो आपका इंटरव्यू का एक अलग रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है। बार अपने बारे में लिखो, जैसे आप अपने बारे में, आप पता है 10 बार लिखोगे ना तो भी आप अपने बारे में नहीं लिख पाओगे आज की डेट में, मैं सही बता रही हूँ। आपसे नॉर्मली आपसे पूछा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आप नहीं लिख पाओगे, आप अपना आंसर ही नहीं लिख पाओगे। मैंने 10 पन्ने फाड़े, ये मेरी 2021 की है शायद, और ये शायद 2021 की इंटरव्यू की वो रजिस्टर है, और ये 2024 का रजिस्टर है। इन रजिस्टर में जमीन आसमान का अंतर है कि मैं पहले मेरी थिंकिंग क्या थी और अभी मेरी थिंकिंग क्या है इंटरव्यू प्रिपरेशन। केस लॉज, मैं वापस बोल रहा हूँ, जैसे केस लॉज, आर्टिकल 21 के केस लॉज, आर्टिकल 19 के केस लॉज पूछते हैं वो, कि आर्टिकल 21 के कोई 10 से 15 केस लॉज बताओ, आपको आने चाहिए। अभी आप आज सोचो कि मैं आपसे आज पूछ रही हूँ कि आप 15 केस लॉज के नाम बता सकते हो एकदम से, ठीक है। कि ऐसे तो कितने केस लॉज है, लेकिन आपको आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, ये मेन है, 14 का थोड़ा बहुत देख लेना। तो ये केस लॉज आपको टिप्स पे, ऐसा नहीं रटना नहीं है, टिप्स पे छोटा छोटा, कि हाँ ये भी केस लॉ है, ये भी केस लॉ है, ये भी केस लॉ है आर्टिकल 21, तो ऐसे धीरे धीरे, और ऐसे नहीं कि आपको आता है तो जल्दी जल्दी बोलना है, बिल्कुल धीरे धीरे, ठीक है। कोई ट्रेन भग नहीं रही है, यदि आप मीठा बोलोगे, मधुर बोलोगे, धीरे धीरे बोलोगे, तो वो भी उनको सुनने में अच्छा लगेगा, ठीक है। आपके साथ में बैठ के वो आपकी कंपनी को एंजॉय करेंगे। मैं बता देती हूँ, देखो छोटी छोटी चीजें जो मैंने मेरे पेज, जैसा मेरा पेज में लिखा हुआ है वैसे वैसे मैं बता देती हूँ। सबसे पहले पेज पे मैंने ये लिखा है बीएनएस और आईपीसी में क्या डिफरेंस है। यदि आपको लिखना चाहिए तो आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। मैंने ये लिख रखा है बीएनएस आईपीसी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। नई चीज जैसे ऑर्गेनाइज क्राइम की डेफिनेशन वो आपसे पूछ सकते हैं, मीन्स में पूछ सकते थे, और आपसे नॉर्मल की यार क्या होता है ऑर्गेनाइज क्राइम, क्या इंट्रोड्यूस हुआ है, ऐसा कुछ करके, ठीक है।
मेरे दूसरे पेज पे लिख रखा है राजस्थान की कुप्रथाएं, छोटी वो, जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि राजस्थान की कुप्रथाएं बता दो, ठीक है, त्योहार बता दो, अक्षय तृतीया वगैरह। और मैंने लिख रखा है उपराष्ट्रपति कौन है राजस्थान के, पूछते हैं। मुझे नहीं पता था, जब मैं फर्स्ट मॉक इंटरव्यू दिया था, मैंने मेरे 35 में से 7 नंबर दिए थे, राजस्थली लॉ इंस्टीट्यूट है, वहां मैंने इंटरव्यू दिया था। तो मुझे सच में कुछ ही नहीं आता था। मेरे से बस लास्ट क्वेश्चन ये पूछा कि राष्ट्रपति का नाम तो बता दो। लिटरली राष्ट्रपति का नहीं, उस टाइम याद ही नहीं आता। आपको चीजें आती है लेकिन आप बोल नहीं पाते हो। तो ये चीजें पहले से, चाहे आपसे क्वेश्चन पूछे या नहीं पूछे इंटरव्यू में, लेकिन इतना नॉलेज, बेसिक नॉलेज तो आपको होना चाहिए। राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, सोलिसिटर जनरल कौन है, कलेक्टर कौन है आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट का, लॉ मिनिस्टर कौन है, लॉ सेक्रेटरी कौन है, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष पूछा था मेरे से, ठीक है। तीसरे पेज पे मैंने लिख रखा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर डिफरेंस। चौथे पे सीआरपीसी, बीएनएसएस लिख रखा है। बेल और अपील मैंने आपको बता ही दिया, अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। और कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है ट्रायल इन एब्सेंशिया, वो आपको थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है, पूछ सकते हैं आपसे। और एक क्वेश्चन ये भी है कि मतलब इतने सारे केसेस पेंडिंग क्यों हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा आंसर प्रिपेयर कर लेना। ऐसा कुछ मत बोलना जजेस की संख्या कम है, ऐसा नहीं बोलना है आपको, ये रिपीटेटिव आंसर हो जाते हैं, ठीक है। अच्छे से अच्छा प्रिपेयर करो कि इतने सारे केसेस पेंडिंग क्यों हैं। एक मैंने मैरिटल रेप पे लिख रखा है कि मैरिटल रेप के संबंध में आपके विचार बताइए। मेरा 2024 का क्वेश्चन अभी मेरे से पूछा था, मतलब ये रिसेंट इंटरव्यू में पूछा था, मैरिटल रेप के बारे में अपने व्यूज बताइए, ठीक है। और मैं बताती जाती हूँ आपको, ठीक है। राजस्थान, भारत की सीजीआई, राजस्थान में कौन सीजे है, जैसे मैं जयपुर से हूँ तो मैंने जयपुर के बारे में सारी चीजें, आपके जयपुर के क्या क्या नाम है, ठीक है, और कौन कौन से दुर्ग हैं और बांध कौन से हैं, ये सब चीजें लिख रखी है मैंने। एक है ना सीआरपीसी और बीएनएसएस में स्पीडी, जैसे अब हमारे बीएनएसएस में स्पीडी ट्रायल का कंसेप्ट आया है, ठीक है। आपसे कभी पूछ लिया जाए कि बीएनएसएस और सीआरपीसी में क्या डिफरेंस है, तो सबसे ज्यादा डिफरेंस तो यही है, आप सब में क्या देखोगे, सब में टाइम दे रखा है, टाइम ड्यूरेशन बता रखा है। तो स्पीडी ट्रायल का कंसेप्ट आया, आप देखोगे समरी ट्रायल में भी कुछ चेंज हुआ है, चार्ज फ्रेमिंग के लिए टाइम दे रखा है, तो थोड़ा सा आपको ये भी पढ़ लेना है। बताती हूँ, लेटेस्ट जजमेंट मैंने आपको बता दिए, जो भी आपके 2025 के 2024 के लेटेस्ट जजमेंट है, हर कोई यूट्यूब पे डालेगा, शायद गौरव सर भी डालेंगे 2024-2025 के केस लॉ, वहां पूछ लेते हैं इंटरव्यू में कि कुछ भी रिसेंट जजमेंट्स जो भी हैं वो बता दी। ओके, शायद मैम अभी दोबारा कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक किसी के कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग प्लीज़ अपने क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेना। जितने भी लोग हैं जो इंटरव्यू में जा रहे हैं वो लोग। मैं आई सर। जी हिमांशु जी बोलिए, बिल्कुल पूछिए। सर जैसे रिसेंट इंटरव्यू के अकॉर्डिंग पूछा था, जैसे कई बार पूछते हैं कि लेटेस्ट 5 जजेस बेंच का कोई डिसीजन, लेटेस्ट हाईएस्ट बेंच डिसीजन, इस तरह की क्वेश्चंस। तो सर ऐसा कोई जजमेंट मटेरियल, ये सब प्रिपरेशन के लिए कोई मतलब मटेरियल भी नहीं मिल रहा लेटेस्ट, ऐसा कोई नहीं जजमेंट नहीं, कहाँ से आया आपकी तो? क्लासेस करवाएंगे ये। बस ये है कि मैं, क्योंकि अब तो अपने पास समय थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, इसीलिए मैं आप लोग को बार बार कह रहा हूँ कि भाई आप लोग 3-4 दिन और ले लो, जो आपका लॉ वाला पोर्शन है ख़त्म कर दो, क्योंकि आपकी 2 क्लासेस अपने चालू करवाएंगे। एक राजस्थान जीके की, मतलब एक टीचर आएंगे जो आपको, ऑब्वियस मैं उनको बता चुका हूँ कि क्या करना है और कैसे करना है, तो आपको राजस्थान के बारे में मोटा मोटी जितना आपको जानना चाहिए। जैसे मैम ने नहीं वो क्वेश्चन बोला कि भाई जाति हो गई, प्रजातियां हो गई, ये हो गया, ट्राइब्स हो गई, तो वो आपको बता देंगे। वो आपके 3 या 4 लेक्चर लेंगे और आपको अप्रोक्स राजस्थान की अगर कुछ भी पूछा जाए तो लगभग आप बता सको, आप टोटल ब्लैंक ना हो उस पर। सेम चीज एक फैकल्टी आएंगी जो आपका रोज 1 घंटे की क्लास लेंगे और वो आपका यही सेम
जो डाइजेस्ट है, लाइक सुप्रीम कोर्ट के जितने भी लास्ट 1 साल के अंदर अंदर, 2 साल के अंदर अंदर जो भी अच्छे से अच्छे डिसीजन है, जो लाइक नहीं, इसको अपने सेलिब्रेटेड टाइप जजमेंट बोल देते हैं, कुछ लैंडमार्क टाइप बोल सकते हैं उनको, तो वो करवा देंगे। तो ऑलमोस्ट आपका वहाँ से वो मटेरियल प्रिपेयर हो जाएगा। तो हार्डली 3 या 4 दिन आपको जी, इसीलिए मैंने शायद आज किसको बताया था, आई थिंक निकिता जी का मैंने अभी मॉक लिया था, तो उनको मैंने ये बात बोली थी, तो आप सभी को बता देता हूँ कि भाई 4-5 दिन का मैंने टाइम दिया। 23 के बाद आपकी वो क्लासेस करवा देंगे, जो मैक्सिमम 1 हफ्ते की क्लास चलेगी। 5-7 क्लासेस उनको चाहिए, दोनों फैकल्टीज को, वो आपको करवा देंगे। यस, पारुल मैम आप फ्री हो गए? जी सर। ओके, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक दो चीजें मैंने लिख रखी है। मैंने, ठीक है, जयपुर के बारे में लिख रखा है, तो आपको ये सारे जो भी आपका सिटी है उसके बारे में कि क्या नेम है। जैसे मुझसे ऐसा पूछा गया था कि जो अमानी शाह नाला है कुछ नदी में कन्वर्ट हुआ है, तो कौन सी नदी में कन्वर्ट हुआ है। छोटी मतलब जो मंदिर हैं जयपुर के, दुर्ग हैं, ये सब छोटी छोटी चीजें आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। और एक मैं वापस बोल रही हूँ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है, चाहे वो आपसे पूछे या नहीं पूछे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप 10 बार, और कोई सामने बिठाओ, जैसे आपके सिस्टर है तो उनको बार बार बोलो, भाई है तो उनको सुना दो कि भाई इंट्रोड्यूस, कि मेरा नाम ये है, मैंने कहाँ से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी, आप जज क्यों बनना चाहते हैं ये आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आपकी हॉबीज, बाहर आपको मतलब ये थोड़ा बहुत हॉबीज थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपकी क्या क्या हॉबीज है, फ्री टाइम में क्या करते हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं वहां पर। जैसे मुझे बहुत सारे मतलब इंस्टीट्यूट ने मना करा था कि इनोवेटिव जुडिशरी के बारे में बताता है, मैंने नाम नहीं बताया, लेकिन मैंने लिटरली ये बोला कि सर मैं पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि पैसे चार्ज करते हो। ठीक है, उन्होंने मुझसे यही पूछा, तो मैंने कहा कि हाँ नॉमिनल चार्जेस कर लेती हूँ, लेकिन आपको ऐसे एकदम से बिल्कुल कि सर मैं ऐसा बिजनेस करता हूँ, मैं इतने पैसे कमाता हूँ, ये करता हूँ, मतलब ये एक्चुअलिटी है, लोग ऐसा बोल देते हैं ना। तो छोटी छोटी चीजों का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और मतलब किसी ने एलएलएम करा है तो एलएलएम के बारे में आपको थोड़ी बहुत, मतलब थोड़ी बहुत नहीं, अच्छे से नॉलेज हो, वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एलएलएम से रिलेटेड पूरा। ठीक है, और राजस्थान के बारे में कितने जिले हैं, कितने संभाग हैं, और सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको पढ़ के जाना है, थोड़ा बहुत पढ़ के जाना है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको मतलब काफी चीजें, जैसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या है, ठीक है, और कंप्लीट जस्टिस के लिए कौन सा आर्टिकल है, ये ध्यान रखना है आपको। और कौन कौन अपॉइंट करता है सुप्रीम कोर्ट के जज। ठीक है, मेरे से पूछा था लोकसभा के स्पीकर कौन अपॉइंट करता है। और रिजर्वेशन पे आपके व्यूज, वैसे ऐसे नहीं पूछते, लेकिन मतलब मॉक इंटरव्यू में गारंटेड आपसे पूछेंगे रिजर्वेशन पे व्यूज। मीडिया ट्रायल, मतलब ऐसे पूछा था कि जजेस में क्या क्या गुण होने चाहिए। ठीक है, तो वो मुझसे क्यों खुश हुए थे, मैंने कहा था मीडिया ट्रायल से दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ये थोड़ा सा मीडिया ट्रायल के बारे में पढ़ के जाओ। और वुमेन एम्पावरमेंट पूछते हैं वो, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, लोक अदालत, लीगल एड, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, दोनों में डिफरेंस, ये सब चीजें मैंने लिख रखी है। आर्टिकल 370 LGBTQ के बारे में, और जैसे ऑर्डर 9 रूल 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछने में आ ही जाता है, ऑर्डर 9 रूल 9 है। ठीक है, और ठीक है, ये सब चीजें क्या कोर्ट में एफिडेविट अलाउ करते हैं क्या, ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं एक बार बता देती हूँ जितना मैंने लिख रखा, जैसे मैंने इंपॉर्टेंट रूल्स लिख रखे हैं जो पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में। ऑर्डर 9 रूल 9, ऑर्डर 7 रूल 10, रूल 11, रेस जुडिकेटा, रेस सब्जुडाइज, ये सब पूछते हैं। गारंट आपसे पूछ लेंगे रेस जुडिकेटा, जैसे मुझसे पूछा था मर्डर कल्पेबल होमिसाइड में डिफरेंस। लिटरली हमको आता सब है, लेकिन वहां पे आप एकदम से बोल ही नहीं बोल पाते हो, तो उस चीज का आंसर पहले से प्रिपेयर कर लो ना कि मर्डर कल्पेबल होमिसाइड में क्या डिफरेंस है। मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और
मैंने काफी चीजें लिख रखी है, राज्यपाल, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, ये सब चीजें लिख रखी है। और राजस्थान किन किन राज्यों से अपनी सीमाएं टच करता है, ये ऐसे हैं जो मतलब राजस्थान के जो नॉर्मल पूछ सकते हैं। 124A एडिशन हटाया गया, ठीक है, तो नया क्या चीज लिखा है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है जो आया है नया, ठीक है, एक पूछ सकते हैं आपसे। प्रथाएं प्रथाएं जैसे थोड़ी बहुत आप पढ़ लेना, नाता प्रथा, जौहर प्रथा, विधवा विवाह, ये सब चीजें थी। और महिलाओं की शिक्षा क्यों कम है राजस्थान में, ये क्वेश्चन है जो आपसे मतलब पूछा जा सकता है, लेकिन आप ये क्वेश्चन तो आपको प्रिपेयर करने चाहिए कि भाई महिलाओं की शिक्षा और ये भी पूछ सकते हैं कि जजेस में लड़कियां ज्यादा क्यों बनती है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि लड़कियां क्यों ज्यादा बन रही है। और लिव इन रिलेशनशिप पे आपके पॉइंट ऑफ व्यूज, ठीक है। ह्यूमन ड्यूटी और ऑफिशियल ड्यूटी, आप किसको प्रेफरेंस देंगे। ये सब चीजें, ये मेरे काफी क्वेश्चन है। मतलब मैंने काफी चीजें लिख रखी थी, नमाज ऑन रोड्स, राष्ट्रपति को पति क्यों कहा जाता है, राष्ट्रपत्नी क्यों नहीं कहा जाता, ये सब चीजें मैंने मेरे इंटरव्यू की उसमें मतलब ये मैंने एक रजिस्टर ऐसा बना रखा है। और ये ऐसा नहीं कि एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन, ये मेरे माइंड को डेवलप कर रहा है उस टाइम आंसर देने के लिए। रिसेंट जजमेंट्स डाल रखे, बाकी तो देखो कलरेबल लेजिस्लेशन बहुत मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है, कलरेबल लेजिस्लेशन, पिथ सब्सटेंस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। बाकी तो देखो सब ये किस्मत है। मेंस आप सबसे ज्यादा जो मेहनत होती है वो मेंस होती है, इंटरव्यू लक है, थोड़ा सा हार्ड वर्क करोगे तो होप सो क्लियर हो जाएगा। बाकी सब भगवान भी देख रहा है और यूनिवर्स सब देख रहा है, पॉजिटिव रहो, बाकी तो और तो मैं क्या बोलूं। थैंक यू सो मच। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पारुल थैंक यू। एक चीज़ जो मुझे पूछनी है, लेकिन स्टूडेंट्स को भी सबसे ज़्यादा दिक्कत यही आ रही है, जैसे अपन लोग के टाइम में क्या होगा, 20 अपने को 20 अराउंड 20 दिन का समय मिला, तो ये लोग क्या करें कि भाई पहले लॉ वाला पोर्शन कवर कर लें, या फिर लॉ और जो नहीं राजस्थान या खुद की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों को साथ में चलाएं। एक चीज ये, दूसरी चीज कि भाई ये राजस्थान को कवर करने के लिए जो राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या इनके डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उसके लिए कोई पर्टिकुलर कोई मटेरियल रेफर करें या फिर कोई भी एक बेसिक नॉलेज वाला कोई भी कंटेंट। सर देखो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने जो लॉ पार्ट है उसको टाइम मतलब आप इसमें भी अपना टाइम टेबल डिसाइड कर लो, थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रटना ही है। अपना जो लॉ पार्ट है आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो, उसको 7 से 8 दिन में रिवाइज कर लो, ठीक है। और ये जो 2 क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ, आप जज क्यों बनना चाहते हो, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये तो आपको आज से क्या, आज ही लिख लो। आप आज लिखोगे, आप 10 दिन में 10 बार चेंज कर दोगे इस आंसर को, क्योंकि आपको बोलना ही नहीं आएगा, नेचुरलिटी नहीं आएगी आपके आंसर के अंदर, ठीक है। तो 7 से 8 दिन में तो आपको ये पूरा लॉ रिवाइज करके रख लो, क्योंकि जब आपका इंटरव्यू आएगा ना, उसके 2-3 दिन में भी आपको ऊपर ऊपर से तो देखना ही पड़ेगा। तो पहला काम तो आपको ये करना है। राजस्थान के लिए जो मैंने आपको बोला, जनरली वही क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे, आपको ऐसा पूरा राजस्थान का क्षेत्रफल, ये छोटा मोटा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डीप में ही जा रहे हैं, वहां इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, पढ़ाते हैं, मैं अगेन बोल रही हूँ आपको, जैसे आप कहीं भी आप मतलब मूक टेस्ट दोगे या कहीं से भी इंटरव्यू क्लासेस लोगे, वहां पे पढ़ाते हैं, पूरा डिटेल में जाके पढ़ाते हैं, 2.5 घंटे की आराम से राजस्थान। मुझे ऐसा लगता है उससे अच्छा अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ध्यान दो, ठीक है। राजस्थान की नॉर्मल जो चीजें हैं, अगेन वही कुप्रथाएं, त्योहार और ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको पढ़ना चाहिए। लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज बहुत मैटर करती है राजस्थान में, तो ये अगेन राजस्थानी भाषा को क्यों आपने शेड्यूल में नहीं डाला, तो ये ऐसे क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर, आपसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उसका आंसर दोगे, ठीक है। जो नॉर्मल क्वेश्चन है, मतलब जो जनरल क्वेश्चन है, उनके आंसर्स आपको आने चाहिए। बाकी तो कुछ नहीं है, यही चीजें हैं, हमने ये चीजें बार बार हमने जो मैंने प्रिपेयर किया, मतलब मेरी एक फ्रेंड है रश्मि शर्मा, वो बनी है, हम दोनों साथ में पढ़ाते भी थे, ठीक है। हम दोनों ने कुछ नहीं किया, हम दोनों ने बैठ के बस 2 घंटे यही काम किया है, बार बार आपको बस बोलना आना चाहिए, वहां पे आपका चुप रहना
बिल्कुल अच्छा, मतलब अच्छी बात नहीं है वहां पे आप चुप रह रहे हो। वहां पे आपका पॉजिटिव रहना, वहां पे आपका आंसर देना, वहां पे आपकी पर्सनैलिटी, यही मैटर करता है। डरना नहीं है। अगेन आपको डर लग रहा है, थोड़ा सा अपने आप को खुद को मतलब आपको, आप ये सोचो कि मुझे शांति किस चीज से मिल रही है, कुछ भगवान का नाम लेने से मिल रही है। तो अपने आप को, क्योंकि अंदर ये जो धक 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 चलती है ना, वो बहुत बहुत भयंकर धक धक चलती है। जैसे हिमांशु सर है, इंटरव्यू दिया है तो उनको पर्सनली एक्सपीरियंस है, और जिस जो पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं उनके लिए मैं पहले से ही बता रही हूँ, वहां पे इतना इतना मतलब माहौल ऐसा हो जाता है गर्म कि बहुत डर लगने लग जाता है। ठीक है, सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि यार ऐसा लगता है हमने इतने साल मेहनत करी है। मुझे तो लास्ट टाइम में, या मतलब ऐसा लगता है कि इंटरव्यू नहीं हुआ तो क्या होगा, हम पास नहीं हुए तो क्या होगा। ऐसा नहीं सोचना है, आप तो आज से सोच लो कि हाँ हम जज बन चुके हैं। और किसी को ऐसे बताओ मत कि मेरा मेंस क्लियर हो गया। ठीक है, पिछली बार मैंने यही किया, मैंने किसी को बताया नहीं। मतलब धीरे धीरे जब मैं पास हुई ना, इंटरव्यू पास, जब मैं फेल हो गई तब मैंने बताया कि मेरा ऐसे नहीं हुआ आधे नंबर से। अभी भी आपको मैं बताऊं, 12 सितंबर को मैंने पोस्ट डाली है इसकी, 12 सितंबर को नहीं, 19 अक्टूबर को पोस्ट डाली है। लेकिन मुझे सर को तो मैंने जब बनी थी उस टाइम ही बता दिया था। ठीक है, मुझे लिटरली 3 से 4 महीने पहले से पता है कि हमारा पुलिस वेरिफिकेशन हो रहा है। जब मेरा पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, जब मेरा मेडिकल का आ गया कि भाई अब आपका मेडिकल होने वाला है, तब मैंने इन्फॉर्म किया है आपको अपना ढोल नहीं पीटना है कि हमारा मेंस है, हम इंटरव्यू देने जोधपुर जा रहे हैं। जितना अपनी चीजों को, मतलब अपने ऐसे लिमिटेड रखो इन चीजों को, क्योंकि नजर बहुत लगती है। पहले मैं भी ऐसे सोचती थी कि नजर वगैरह कुछ नहीं होती है, लिटरली नजर लगती है। लोग, आप यदि कहीं पे आप वृद्धि कर रहे हो ना, तो लोग आपको ऐसे लगेगा कि लोग आपको ऐसे, मतलब लोग ऐसे होते हैं लिटरली कि आपको गिराए कैसे। ठीक है, ऐसे होते हैं जो आपके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, उनके बारे में नहीं बोल रही। लेकिन काफी लोग ऐसे हैं जो आपको पीछे धकेलने पे मतलब धकेलेंगे आपको ऐसे बोल के, या आपके वाइब्स को नेगेटिव करके। तो उन सब चीजों से दूर रहो। ठीक है, बाकी तो देखो सब लक है, और अच्छे से अच्छे प्रिपेयर करो। एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चन रहेंगे। एक मेरा मेरा ओपिनियन ये है कि स्टूडेंट्स को लाइक सिर्फ एक जगह नहीं, 3 या 4 जगह मॉक्स देने चाहिए, और समवेयर अराउंड, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम वाले हैं उनको समवेयर अराउंड 7-8 मॉक्स देने ही चाहिए। तो इस पर आपका क्या ओपिनियन रहेगा? आप जितने ज्यादा से ज्यादा मोक दो वो ज्यादा जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लास्ट के 6 दिन बच रहे हैं, मतलब ये हुआ है कि 5 दिन बच रहे हैं और आप मोक देने जा रहे हो, ऐसा नहीं है। आराम से लास्ट के 10 दिन आप बिल्कुल मोक देना बंद कर दो। ठीक है, वो 10 दिन आप खुद को दो। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि क्या होता है मोक इंटरव्यूज में ऐसे बहुत सारे बच्चे रहते हैं, आपका पूरा जैसे हम लोग जाते थे, मैं अगेन 2021 की बात बता रही हूँ क्योंकि उन गलतियों से मैं सीखी हूँ। हम 10 बजे जाते थे और हमारे मोक खत्म होते थे 7। ऑनलाइन दे दो। ठीक है, यदि 10 दिन की भी बात है तो ऑनलाइन किसी अपने फ्रेंड्स के साथ में आप वो उनसे बोलो कि मुझसे ये क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, लेकिन आप 10 दिन में, लास्ट 10 दिन में मोक देने मत जाओ। खुद को, मतलब खुद पे ज्यादा ध्यान दो। ओके फाइन, यस, मेरी तरफ से तो क्वेश्चन खत्म है। थैंक यू पारुल। या बाकी लोग जो भी क्वेश्चन है। एनीबडी, किसी का कोई भी क्वेश्चन? यस योगिता, प्लीज पूछ लीजिए अपना क्वेश्चन। मैम करंट अफेयर्स के लिए कोई डाइजेस्ट सजेस्ट कर सकते हो क्या? देखो इस बारे में तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, मैं तो न्यूज़पेपर्स और यही सब चीजें पढ़ती हूँ। सर कुछ सजेस्ट करना चाहें? करंट अफेयर्स लाइक, एक हम लोग अपनी फील्ड में 2 होते हैं ना, एक तो करंट लीगल हो गया, एक दूसरा जो करंट अफेयर्स यस, लाइक। करंट लीगल अफेयर्स। महाराष्ट्र का है ना आपका इंटरव्यू? यस मैम। अच्छा, बेसिकली मुझे करंट लीगल अफेयर्स के बारे में ही पूछना है। ओके, और मैम ये करंट लीगल अफेयर्स फॉर दिस लाइव लॉ वाला डाइजेस्ट टू बी बेनिफिशियल इनके लिए ना। हाँ हाँ, आप ये देख सकते हैं, उल्लो अगर आपको लाइक आपका इंटरव्यू है, लाइव लॉ के जो डाइजेस्ट होते हैं आप वो फॉलो कर सकते हो। लाइव लॉ का आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, मतलब काफी बेनिफिशियल रहेगा और आपके अगर लिए। आप सब्सक्रिप्शन लेके कर सकते हो तो अच्छी चीज है, वो तो कर ही लेना अगर हो पाए तो। और अगर आपको ये कि थोड़ी चीजें आपके लिए इजी हो जाए, तो क्योंकि राजस्थान जुडिशरी वालों के लिए हम करवा ही रहे हैं कि एक मैम आएंगे, उन्होंने यही हरियाणा जुडिशरी, दिल्ली जुडिशरी के इंटरव्यूज दिए हैं, तो वो आके यही लाइव लॉ जितना भी इनके डाइजेस्ट फॉलो करके, और लास्ट 1 साल के अंदर जो भी ऐसे लैंडमार्क चीजें हुई हैं सुप्रीम कोर्ट को लेकर, या सुप्रीम कोर्ट ने लाइक फॉर एग्जाम्पल नहीं,
अभी प्रेसिडेंट की एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, SIR, इलेक्टोरल बोर्ड, इनके ऊपर जो भी लैंडमार्क डिसीजंस आए हैं उसके ऊपर वो बात करेगी। तो आप चाहे वो उनको एक बार फॉलो कर लेना, देन उसके साथ साथ आप अपना डाइजेस्ट फॉलो कर लेना, तो इतना बहुत रहेगा। ओके चलेगा, थैंक यू सर। ओके जी। या बाकी लोग कोई भी क्वेश्चन, किसी का कोई भी क्वेश्चन? कंचन मैम। जी मैम, नमस्ते मैम। बस बताएं। पूछनी थी कि जैसे मेरा मीडियम हिंदी है, हाँ जी। तो वो पूछते हैं कि आप कौन सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, तो जैसे बोल दिया कि हिंदी में, क्योंकि मैं तो हिंदी मीडियम से ही हूँ। हम्म। तो अभी जैसे मतलब कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे वैसे तो लिखने में तो लिख मैम देते हैं, मेंस जितना में तो लिख देते हैं वो एकदम प्योर हिंदी में। हम्म। हेलो। हाँ मैम, मैं ये तो बोलूँगा जैसे मतलब अपन लिख दिया क्षेत्राधिकार। हाँ हाँ। देखिए मुझे ऐसा मतलब जितना मैंने आप इंटरव्यू का वो करा है वो ऐसा नहीं पूछते हैं मोस्टली कि आप हिंदी में कंफर्टेबल है, इंग्लिश में कंफर्टेबल है, उनको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। और यदि कंफर्टेबल है तो आप आराम से मतलब बोलिए ना हिंदी में कंफर्टेबल है। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ कि उसके बाद में एक छोटी सी बात थी कि जैसे अपन है ना, जैसे रेगुलरली वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे ज्यूरिसडिक्शन बोल दिया, रेस जुडिकाटा बोल दिया, कोर्ट ऑफ सेशन बोल दिया, एस्टोपल बोल दिया, डाइंग डिक्लेरेशन बोल दिया। तो ये मतलब अपन मेंस में जब लिखते हैं तो उसमें भी अपन हिंदी मीडियम अपना चूज करते ही हैं, तो उसमें तो ये शब्द लिख देते हैं, लेकिन फ्लो में ना बोलने में ये ऐसे इंग्लिश में ही मैम निकलते हैं, तो ये गलत बात होती है नहीं क्या? नहीं, ये बिल्कुल गलत नहीं है, आप इस तरीके से बोल सकते हैं भाई, ज्यूरिडिक्शन और ये सब चीजें कोर्ट ऑफ सेशन तो बोल ही सकते हैं ना, इसमें कुछ परेशानी नहीं है। मतलब अगर अपन मीडियम हिंदी बता रहे हैं और उसमें कुछ इंग्लिश की वर्ड यूज कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं मैम, मैंने भी मेरा पूरा हिंदी में इंटरव्यू दिया था और ये ऐसे वर्ड बीच में तो हम बोल ही सकते हैं, इससे कोई परेशानी नहीं होती। जी, थैंक यू मैम, मेरे को बस राजस्थान में यही तो पूछना बिल्कुल था। नहीं है, हाँ, ऐसी कोई परेशानी वो आप लोगों को बहुत कंफर्टेबल फील कराते हैं। आपको स्टार्टिंग में ऐसा नहीं है, वो आपको बहुत कंफर्टेबल फील कराते हैं, हम खुद ही डरते हैं ऐसा करने से, लेकिन वो आपको पूरा अच्छे से कंफर्टेबल बिठाएंगे, आपको पानी भी ऑफर कर देते हैं कभी कभी। ठीक है, तो आप ऐसे शब्दों का यूज कर सकते हो, ऐसे आपको डरना नहीं है इनको बोलने से पहले। ठीक है ना, बताइए। ये सब क्वेश्चन पूछ सकते जी हैं। मैम। आई थिंक विजय जी आपने हैंड रेज किया है। या हेलो, बाय द नेम ऑफ नो योर राइट्स, विजय जी आपने हैंड रेज किया हुआ है। आई थिंक जमीर आप पूछ लीजिए फिर तब तक। हेलो मैम, वेरी गुड इवनिंग। एक्चुअली मेरा सवाल ये है कि स्टार्टिंग के फेज से ही, स्टार्टिंग की प्रिपरेशन से ही आंसर राइटिंग को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए? आप रिपीट करेंगे, क्या बोलने चाह रहे हैं? स्टार्टिंग की प्रिपरेशन से ही, स्टार्टिंग के फेज से ही हम इस राइटिंग स्किल को जो डेवलप करते हैं उसको स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं? देखिए जैसे मैंने कहा कि प्री मेंस इंटरव्यू के साथ में प्रिपरेशन करनी है, लेकिन आप एक मतलब स्टार्ट आपको बेयरेक्ट पढ़ना है, ठीक है, फिर आपने 2 बार बेयरेक्ट पढ़ना है, फिर आपने 3 बार बेयरेक्ट पढ़ना है। तो आप क्या करोगे, आपको खुद को लगेगा, यदि आप फर्स्ट टाइम बेयरेक्ट पढ़ोगे तो उसका इंटरप्रिटेशन थोड़ा डिफरेंट रहेगा, सेकेंड टाइम पढ़ोगे तो उसका इंटरप्रिटेशन बहुत, एक ही सेंटेंस का इंटरप्रिटेशन थोड़ा डिफरेंट रहेगा, और थर्ड टाइम पढ़ोगे तो थोड़ा इंटरप्रिटेशन डिफरेंट रहेगा। फिर आपने जैसे 3 बार पढ़ लिया बेयरेक्ट को, 4 बार बेयरेक्ट को पढ़ लिया और बेयरेक्ट थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया ना, उसके बाद में आप बुक्स की जगह, जैसे मैंने बोला ना परीक्षा मंथन जो एक बुक है, मुझे काफी अच्छी लगी मेंस के प्रोस्पेक्टस पे, ठीक है, तो आप परीक्षा मंथन बुक लेकर आप है ना आंसर राइटिंग कर सकते हो, आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। जैसे आपने 3 से 4 बार बेयरेक्ट पढ़ लिया, उसके बाद की बात बता रही हूँ, एकदम से आप स्टार्टिंग में ऐसा नहीं है कि हम एकदम से मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जमीन। ऑलराइट मैम, थैंक यू। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग।
मैम मैं 2 क्वेश्चन है मेरे। एक तो जैसे आपने बताया, जैसे आपने 2 बार इंटरव्यू दिया है, तो आपने बताया कि जैसे वहाँ पे जाते हैं ना तो माहौल काफी गर्म होता है, धड़कनें बढ़ने लगती हैं, डर लगने लगता है। हम्म। तो दोनों बार मतलब कैसे आपने मैनेज किया, वही मतलब कैसे इसको मैनेज करें, कैसे खुद को कूल डाउन करें? आया जब मैं फर्स्ट टाइम गई तो मुझे मतलब जी फर्स्ट टाइम गई तो मुझे थोड़ा सा डर लगा, तो मुझे लेकिन सेकंड टाइम पे मुझे पता चल गया कि मैं उस चेयर जी पे बैठ रही हूँ तो मुझे डर लग रहा है, तो मैंने अपने आप, जी मैं बैठी नहीं उस चेयर पे, जैसे मैंने कहा ना, तो आप अपने आप को जी कंफर्टेबल पहले ही बना लो। उस चेयर पे जी बैठने पे डर लगता ही है अगेन, जी तो आप पहले से जी सोच लो कि मुझे डरना नहीं है। जैसे कुछ भी कोई, जैसे जी लोगों को ऐसा लगता है ना, जप करते हैं या भगवान जी का नाम लो, मम्मी पापा को याद करो, भगवान की कोई फोटो अपने मन में डाल लो कि भाई मुझे उनको ही देखना है, तो ये सब चीजें हो सकती है। देखो, ये तो आपका पर्सनल चॉइस है कि आप अपने आप को कैसे जी काम कर सकते हैं। जी 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 ठीक, थैंक यू। दूसरा क्वेश्चन मैम ये है कि जैसे मीडियम मेरा इंग्लिश है और राइटिंग इंग्लिश अच्छी है, लेकिन स्पीकिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो मतलब बोलते समय दोनों लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश? हाँ, आप मर्ज लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। हाँ, ओके ओके, थैंक यू। आई थिंक इतना ही क्वेश्चन है। किसी के कोई क्वेश्चन रह तो नहीं रहे? एनीबडी जिसका कोई भी क्वेश्चन? मैम यस मैम। मैम मुझे ये पूछना था कि जैसे इंटरव्यू में मेन रहता है कि आप कैसे एंटर कर रहे हैं, आप कैसे डोर खोल रहे हैं, तो मैम ये सब चीजों का कैसे कितना ध्यान रखना चाहिए, कैसे मैनेज करेंगे ये चीज? जैसे मॉक इंटरव्यूज भी मैम ऑनलाइन, जैसे हम बाहर रह रहे हैं अभी, राजस्थान में नहीं है, तो मैम मॉक इंटरव्यूज ऑफलाइन अगर नहीं दे पा रहे हैं जॉब के कारण या कुछ भी, तो वो चल जाएगा या फिर ऑफलाइन देना ही चाहिए? देखो, ये कोई सीखने की चीजें नहीं होती हैं, ये आपके अंदर से नेचुरल आती है। ठीक है, ऐसे कोई थोड़ी कि आप इंटरव्यू में गेट खोल रहे हो या इंटरव्यू में जा रहे हो या इंटरव्यू में, नॉर्मल लाइफ में भी तो ऐसा होता ही है ना भाई। नॉर्मल यस सोचो, मैम। आपने गेट खोला, आपने चले, तो ऐसे साउंड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नेचुरल रहो वहां पे। ऐसा मत करो कि आपको उनको ऐसा लग रहा है कि आप चला के कुछ दिखाना चाह रहे हो, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। यस मैम। और मैम मॉक इंटरव्यूज ऑफलाइन देने की कितनी इम्पोर्टेंस है मैम? अगर नहीं दे पा रहे हैं तो एकदम मैंडेटरी है या फिर ऐसा ऑनलाइन हम ऐसा दे कुछ, दें? लेकिन क्या होता है इन कंपैरिजन, यदि हम ऑनलाइन और ऑफलाइन इंटरव्यूज को देखें तो ऑफलाइन इंटरव्यू थोड़े से ज्यादा, मतलब 10-15% ज्यादा आपको इफेक्चुअल रहेंगे। ठीक है, इफेक्टिव ज्यादा रहेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यदि आप ऑनलाइन इंटरव्यू भी दे रहे हो तो घर में आप नॉर्मल, मतलब कॉन्वर्सेशन करके अपने भाई बहन के साथ में भी, कि भाई ये सारे क्वेश्चन, जैसे सर के पास भी होंगे बहुत सारे क्वेश्चन कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उनको बोलने का प्रिपेयर करो कि कैसे इस क्वेश्चन, यदि एकदम से क्वेश्चन पूछा गया तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करूंगी। ठीक है, तो घर में तो कोई लोग होंगे ना, तो उनको वो पकड़ा दो, चाहे उनको आता भी नहीं हो लॉ, उनको ये क्वेश्चन बोल दो कि भाई ये क्वेश्चन पूछ लो किसी। यस मैम। एंड मैम अभी जो ऐसे राजस्थान का सिलेबस है, तो हम इसमें हमें सारे ही सब्जेक्ट रिवाइज करने चाहिए इंटरव्यू के लिए फिर से? जैसे 30 से ऊपर सब्जेक्ट्स हैं तो सब रिवाइज करने चाहिए या फिर इस चीज कुछ? का आंसर मैंने पहले भी दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। जो मेन मेन आपके क्वेश्चन, मेन मेन है ना, अपने बेयरएक्स जो 5 मेजर है, टीपी है, कॉन्ट्रैक्ट है, मोस्टली उनमें से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अभी जैसे हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ जुड़ गया है तो आप उनको पढ़ो, बाकी जो भी सारी चीजें हैं उनको ऊपर ऊपर से देख लो, पूरा रटने की जरूरत नहीं है। यस मैम। ठीक है, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे ऐसे थोड़ी कि आप वापस बुक्स लेके पूरी मेंस के जैसे प्रिपेयर कर रहे हो वैसे प्रिपेयर करने लग जाओगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना होता है आपको, आपको ऊपर ऊपर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, जो ये मैंने 5 मेजर बोले, फिर भी आप देख लो ऊपर से। ऐसा थोड़ी है कि सेक्शन 1 लेकर बैठ रहे हो कि सेक्शन 1 क्या बोल रहा है, सेक्शन 2 क्या बोल रहा है। आप बात, मैं एक चीज ये और कहना चाहूंगी कि जितने भी आपके बेरेक्टर, उनके नाम अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, एक जने से पूछा था कि रेज सब जुडिस लिखा हुआ है कि अपने बेर एक्ट में, लिटरली ये ऐसा क्वेश्चन था। आप देखोगे सेक्शन 10 में स्टे ऑफ सूट लिखा हुआ है, रेज सब जुडिस नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो ये छोटी छोटी यस चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, और सारे बेर एक्ट के नाम, ये नाम याद रखने हैं, पॉक्सो का फुल नेम और ये सारी चीजें। यस मैम। So, एंड मैम रिसेंट जजमेंट्स का अगर बोलें तो मैम जैसे जजमेंट बेस्ड उन लोग फैक्ट्स उठा के दे देते हैं या फिर कुछ लॉ पॉइंट आया है तो उस पे ऐसा कुछ नहीं करते आप, ऐसे इंटरव्यू में ऐसा नहीं पूछते। यस मैम, जैसे लॉ पॉइंट कोई आया है तो उससे रिलेटेड कुछ पूछ लेते, तो मैम जजमेंट्स में ये है कि उसको चाटे कैसे? जैसे अब लाइव लॉ भी हम पढ़ रहे हैं, कुछ भी है, तो उसमें तो इतने जजमेंट्स होते हैं, तो सब में ही ऐसा लगता है कि ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी है, मैम तो उसमें मेरे, एकदम लैंडमार्क। जब मैंने जब इंटरव्यू दिया तो मतलब यूट्यूब पे क्लासेस रहती है,
शायद सर्वे कंडक्ट कराएंगे जिसमें लेटेस्ट जजमेंट रहते हैं, जिसमें 40 से 50 जजमेंट, सिर्फ वही पढ़ के जाओ। और ऐसा थोड़ी कि सारे ही जजमेंट पढ़ के जाओगे, जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ लो, उनको 40-50 जजमेंट जो है। यस मैम, थैंक यू मैम। ओके प्रेक्षा, एक मिनट, सॉरी हाँ, मुझे थोड़ा ठीक है सर, अभी आप सॉरी सॉरी मैम, मैं थोड़ा बीच में बोल रहा हूँ। अभी जिन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, आप कहाँ के रहने वाले हैं? आपके आसपास कोई जगह हो सकती है जहाँ पर आप जाके ऑफलाइन दे सकें? मैम सर अभी तो मैं एमपी में हूँ, मध्य प्रदेश में, तो सर यहाँ पे तो कोई राजस्थान के लायक इंटरव्यू अभी कंडक्ट हो नहीं रहे ना, यहाँ पे एमपी में कोई इंटरव्यू सिविल जज का हो रहा है, तो सर कोई कंडक्ट ही नहीं करा रहा है। लाइक वैसे तो वो बहुत पुराने कैडर के हैं, तब 2014 या 12 बैच के हैं वो। तो वो क्या है, राजस्थान के किस एरिया के, यहाँ पर राजस्थान में तो चलो अब तो ऑनलाइन क्लासेस हो गई, तो सब जगह ही सब कुछ अवेलेबल है। तो उन्होंने वैसी बात हुई तो उन्होंने किया था कि जैसे वहाँ पर उनके आसपास जो सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट थे, कोई भी ऐसा टीचर जो सिविल सर्विस की या किसी भी एक ऐसे एग्जाम की तैयारी करवाता हो जिसमें इंटरव्यू होते हैं, तो उन्होंने वहाँ पर जाके ये ज़रूर सीख लिया था कि बैठना, उठना, आपका बॉडी पोस्चर, आपकी एंट्री, आपकी एग्ज़िट। तो अगर आप इन केस आपके साथ सिचुएशन अभी ये है कि आप नहीं आ सकते हो या आप ऑफलाइन देने के कोई भी बड़े इंस्टीट्यूट है वहाँ नहीं जा सकते हो, तो एटलीस्ट इतना कर लेना, आपकी लास्ट फाइनल स्टेज है। इसके अंदर ये ना हो कि किसी भी तरह की कोई 1% या 2% की भी कमी की वजह से आपका कोई नुकसान हो जाए। तो ये मेरा एक सजेशन रहेगा, अगर आप आसपास कोई ढूंढ रहे हो या कोई आपके हो अगर समवेयर अराउंड आपकी सिटी में या थोड़ा सा दूर भी हो, तो अगर उनके पास आप 1 दिन जाके या 2 दिन जाके अगर ये कर लेंगे तो फ़ायदा होगा। उन्होंने भी यही किया था कि उनका घर पड़ता था बिल्कुल हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उस समय इतना वहाँ पे कुछ था नहीं, तो उन्होंने यही किया था कि आसपास 100-150 किलोमीटर 100 किलोमीटर पे एक इंस्टीट्यूट था, मतलब एक सर है यहाँ पर जो आरएएस की तैयारी करवाते हैं, काफ़ी अच्छा उनका नाम है। तो उन्होंने उन्हीं के पास जाके, हालांकि ऑब्वियस आरएएस के तो कोई जुडिशरी का था नहीं, तो उन्होंने उनके पास जाके इंटरव्यू दिए थे। तो आप ये फॉलो कर सकते हो अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो। या फिर सर अगर ऐसा करें कि जैसे जब हम इंटरव्यू के टाइम जब भी हमारा डेट होगी तो हम जोधपुर जाएंगे, तो सर उसके कुछ दिन पहले ही अगर हम राजस्थान आ जाए और मॉक इंटरव्यू कोई ऑफलाइन दे दे। हाँ, कर सकते हो, ये भी बेटर है, कर सकते हो। और उसके बहुत पहले सारे स्टूडेंट्स ऐसा कर रहे हैं प्रेक्षा, हाँ, जैसे बहुत सारे ऐसा करेंगे ऑब्वियस, जैसे हमारे आ रहे हैं जयपुर में। हाँ, जैसे हमारे साथ अभी एक स्टूडेंट है, वो लखनऊ से है, तो वो यही करेंगे कि वो समवेयर 5-7 दिन पहले आ जाएंगे, यस सर। है ना? तो आप ये देख सकते हो। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ऑफलाइन, अगर फर्स्ट टाइमर हो तो ऑफलाइन जरूर दे देना। अदरवाइज क्या है, वहाँ पे एकदम से ऑफलाइन दोगे तो कहीं घबरा ना जाओ आप। एकदम से इतना वैसा माहौल देखोगे उठने का बैठने का, तो थोड़ा घबरा ना जाओ, यस सर। है सर ना? एक्चुअली मैं सोच रही थी बीच में भी जयपुर आ सकती हूँ सर, ऐसा कोई इशू नहीं है, मतलब जॉब में भी सैटरडे संडे, बट सर वही है कि थोड़ा लगता है कि ट्रैवल ज्यादा यहाँ से थोड़ा दूर है तो। देखो, मैं तो यही कहूँगा कि भाई अब तो आपका ये स्टेज है कि इसमें तो आपको जो कर सकते हो वो सब करो, जितना एफर्ट डाल सकते हो। अगर किसी भी चीज़ के करने से 1% भी बेनिफिट हो तो करो, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, यस सर। है ना? ओके, बाकी लोगों को सॉरी, हाँ थोड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट चली गई बातें, या काफ़ी लोग के क्वेश्चन आ गए। यस, और किसी का कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी, किसी का कोई भी क्वेश्चन? हेलो, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। हेलो, यस यू आर ऑडिबल मैम। ओके मैम मुझे क्वेश्चन पूछना था कि जजमेंट राइटिंग बेसिक से कैसे प्रिपेयर करना होता है? मैम ये क्वेश्चन आप ही मैम के लिए है। देखो जजमेंट राइटिंग के लिए जो आपको जो अपने ये बेयर एक्ट्स हैं, आपको आईपीसी अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। बीएनएसएस के जो भी प्रोसीजर है, आपके चार्ज फ्रेमिंग ट्रायल के, ये प्रोसीजर आपको आनी चाहिए, डन। और आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आपको सीपीसी में सीपीसी टीपीए लिमिटेशन, इनकी थोड़ी बहुत नहीं, आपको इनकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए जजमेंट राइटिंग स्टार्टिंग के लिए, ठीक है, स्टार्ट करने के लिए। और जजमेंट राइटिंग कोई हुआ नहीं है, आपके पास में पूरा प्रॉपर फॉर्मेट रहता है, आपको उसके अंदर प्रोविजंस ऐड करने होते हैं,
ठीक है, तो यदि आप एक बार प्रॉपर फॉर्मेट को समझ लोगे, बिल्कुल स्टेज बाय स्टेज चलता है, उसका पूरा प्रॉपर फॉर्मेट है, ठीक है, तो आप आराम से लिख सकते हो जजमेंट राइटिंग। और सर तो काफी बेस से क्लास ली है सर ने तो। जी मैम। और कोई बुक? हाँ, इसकी बुक आती है, मतलब आप जैसे यदि आपका बेस क्लियर हो गया, कंसेप्ट क्लियर हो गए, तो रॉबिन जीत की एक बुक आती है, मतलब मैंने वही रेफर करी थी, आप उसको रेफर कर सकते हैं, अच्छी बुक है काफी। ओके मैम, थैंक यू। यस, एनी मोर क्वेश्चंस? कुछ भी? जी नरेंद्र जी, आप बोल सकते हैं। हेलो मैम। नरेंद्र हेलो जी बताएं। मैम, मैं राइटिंग का थोड़ा पूछना चाह रहा था कि राइटिंग कितनी इम्पोर्टेंट होती है। जैसे मैं कर्सिव नहीं लिखता हूँ, मैं नॉर्मल लिखता हूँ, तो इससे कोई फर्क पड़ता है या फिर लेजिबल होनी चाहिए इतना काफी है? समझ में आनी चाहिए सामने वाले को। थोड़ा बहुत फर्क, लोग कहते हैं कि फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप खुद सोचो, एक जो कॉपी है उसमें थोड़ा क्लियर लिखा हुआ है, और एक जो कॉपी है जिसमें खुद, मतलब आप यदि आपको दोबारा पढ़ने के लिए दे दूं आपकी कॉपी और आप ही नहीं समझ पाओ, तो वो चीजें मतलब मैटर करती है। इतना तो लिखो कि समझ में आ जाए। ओके और मैम, यदि मतलब आपकी लेजिबल। राइटिंग, हाँ, यदि आपकी राइटिंग थोड़ी ज्यादा कर्सिव है, तो थोड़ा स्पेस दे देंगे, काफी मतलब स्पेस ज्यादा दिया जाता है। यदि अपन आरजेएस में देखेंगे ना, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसमें आपको आधे से ज्यादा पेज दिया जाता है, तो ऐसे थोड़ी पूरा पेज लिखना है, तो आप थोड़ा सा स्पेस दे दे के लिख सकते हो। और ओके हाँ, मैम, एक थैंक चीज यू। मैं ये भी बताना चाहती हूँ मेंस आंसर राइटिंग के लिए, जो मैंने फॉलो करी थी, जिस पेन से आपको लिखना है उस पेन से आप प्रैक्टिस करना चालू कर दो। इवन तो अभी से लिखना चालू कर दो। जैसे मैं पेंटोनिक करके एक पेन है, तो मैं उसके पैकेट खरीद लाती थी, जैसे मैं 2-3 पैकेट खरीद लिए, और उनसे मैं एक पैकेट में 10 पेन आते हैं, उनसे लिखना चालू, तो वो क्या होता है, हम कंफर्टेबल फील करने लग जाते हैं अपनी राइटिंग के साथ में एग्जाम में। ये छोटी छोटी चीजें हैं, वो चीजें आपको कोई बताता नहीं है, लेकिन ये आपकी पर्सनल चीजें हैं कि आपको इस, जैसे ये चीजें आपको बहुत कंफर्टेबिलिटी देगी एग्जाम में। यदि आप उस पेन से लिख लोगे ना, अब एकदम से आप नया पेन मत खोलो एग्जाम में लिखने से पहले, मेंस यदि आप लिख रहे हो, ठीक है, ऐसा पेन खोलो जो चला चुके हो ऑलरेडी, तो वो आपको सही लगेगा उस टाइम पे। ओके मैम, और मैम जो आंसर हम लिखते हैं उसमें केस लॉज डालना जरूरी होता है हर क्वेश्चन हाँ, में या फिर? डालना जरूरी है। यदि आपको आता है तो 100% डालो, आपके मार्क्स दूसरों से वही डिफर करेगा। ओके मैम, उसके पीछे साइटेशन जो होता है ना, जो ईयर वगैरह या फिर उसका वो, या फिर फैक्ट्स नहीं नाम से डालने, नाम? आपको फैक्ट्स नहीं डालने, जस्ट डालना है। ओके, थैंक यू मैम। यदि आपको साइटेशन यदि नहीं आ रहा है, तो मतलब कुछ भी थोड़ा बहुत गलत हो रहा है, तो मत लिखो, ठीक है। और यदि आपको मतलब आप बहुत ऐसा, सबको सब याद नहीं होता है, ऐसा नहीं है, आप दूसरों से कंपेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है। कंपैरिजन उस चीज में करो कि दूसरों की कॉपी देखो, यार ये चीज इसने ज्यादा अच्छी लिखी है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है, सबके अपना अपना लिखना होता है। किसी को कोई चीज 100% किसी को याद नहीं होती, किसी को कोई चीज 70% याद हो रही है, किसी को कोई चीज 60% याद हो रही है, लेकिन गलत लिखने से अच्छा ये है कि आप नहीं लिखो उस चीज, ठीक है। गलत लिखोगे तो आपके मार्क्स ज्यादा कटेंगे। हम कहीं हम 3 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें इतना स्पेस होता नहीं है कि हम केस लॉस भी लिखें और साथ में वो पूरा समझाए भी, देखो, तो नहीं उसमें ये जरूरी थोड़ी नहीं, ना यदि केस आपका लॉस 3 डाल। नंबर का क्वेश्चन है, तो आप केस लॉ का लिख के और एक लाइन का जस्ट लिखकर छोड़ सकते हो, और केस लॉ नहीं आता है तो भी ठीक है। 3 नंबर के क्वेश्चन 3 में से 3 किसी को नहीं मिलते, मतलब नहीं मिलते। यदि अपन देखेंगे तो आपको 3 में से 3 बहुत ही कम स्टूडेंट्स को दिखेंगे, 3 में से 2.5 मिल जाएंगे, ऐसे मार्क्स मिल जाते ओके मैम, थैंक यू। हैं। और एक चीज ये है, यदि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से आता है, जैसे मान लो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब चीजें डाल देनी है, ठीक है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमें 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही लिखना है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन को 6 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं लिखना है, क्योंकि एग्जाम रूम में आपका एक एक सेकंड बहुत मैटर करता है। ये सब चीज नहीं कि ब्लैक से लिख रहे हैं, ब्लू से लिख रहे हैं, लाइन खींच रहे हैं, ये सब चीजें मतलब नहीं। आपका एक ही पेन रहना चाहिए और कंटिन्यूसली लिखते रहो। अगेन मैंने बोला है कि जो पेपर आप देना चाह रहे हो, उस पेपर को पहले से ही प्रिपेयर कर लो कि हमें 30 मिनट में कौन से कितने आंसर लिखने हैं, 40 मिनट में कितने आंसर लिखने हैं, ये सब चीजें आपको प्रिपेयर करके रखनी पड़ेगी पहले से ही। तो ये सब चीजें हमने की है, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ।
मैम इंटरव्यू में मोस्टली बेयरक्ट से क्वेश्चन पूछते हैं या फिर इसके अलावा भी? इसके अलावा भी पूछते हैं, जैसे मैंने बोला राजस्थान के बारे में पूछेंगे, आपके बारे में पूछेंगे, आपने एलएलएम किया है तो किस सब्जेक्ट से किया है इसके बारे में पूछेंगे। बेयर एक्ट से तो बहुत ही कम क्वेश्चन पूछेंगे, बेयर एक्ट से तो नॉर्मल क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे मुझसे पूछा था कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 27, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो आपने कहीं ना कहीं पढ़े हुए होंगे, ऐसा नहीं बिल्कुल अंदर डीप में जाके क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ठीक है। आज आई होप आप सभी लोगों के क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा, बाकी आप मुझे सर को पर्सनली टेक्स्ट कर देना या मुझे आप सही लगे। जस्ट एक मिनट मैम। सबसे पहले तो आप सबको पता ही है कि मैम जज बन चुके हैं आरजेएस 2024 में, तो वैसे तो चलो हमने कॉन्ग्रेचुलेट कर ही दिया ऑफिशियली मैम को, एक कॉन्ग्रेचुलेशन कि मैम का एक बहुत ड्रीम जो है वो अचीव हो चुका है। जल्दी मैम की ट्रेनिंग भी चालू हो जाएगी और बहुत ही जल्दी मैम एक जुडिशियल ऑफिसर के पोस्ट पर एज ए मतलब वर्किंग पोस्ट पर आ भी जाएंगे। सो हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, और आपका आपने टाइम दिया उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। सॉरी सर आपको इतना वेट कराया मैंने, सर को सर आज लेंगे कल लेंगे। कोई बात नहीं मैम, ठीक है। बहुत चीजें हैं अभी मैम, काफी पर्सनल लाइफ में बिजी चल रही हैं, ऑब्वियसली ट्रेनिंग का और ये सब भी चल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी हमको जैसी भी जरूरत रहेगी वैसे हम मैम को याद कर लेंगे, थोड़ा तंग कर लेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। तो अब सेशन खत्म कर रहे हैं। थैंक यू एवरीबॉडी सर, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना हो, आई डोंट थिंक सब लोग के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होंगे, आप लोग लिख सकते हो, मैं मैसेज कर देता हूँ, अदरवाइज नोट कर लो चाहे। इट्स 9460144555। ये है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको कुछ भी पूछना हो, जैसे आप ये सेशंस में डाउट पूछते हो वो भी ये हम लोग अवेलेबल रहते हैं एनी टाइम। ओके, तो थैंक यू, इतना ही था आज के लिए। आप में से सबने ज्वाइन किया, बहुत थैंक यू। किसी का कुछ भी पूछना है तो मैं वेट कर रहा हूँ, अदरवाइज आप मीटिंग लीव कर सकते हो। जी एनीबॉडी? सर आप चैट में अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिए। मैंने डाल दिया, लिख दिया 9460144555। मैं दोबारा लिख देता हूँ, जस्ट अ मिनट, मैं इसको पिन कर देता हूँ। ये लीजिए मैंने पिन कर दिया। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। वेलकम वेलकम, बेस्ट ऑफ लक। मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग लीव कर सकते हो अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, उसके बाद मैं मीटिंग को एंड कर दूंगा।